हरिद्वार से आगे उत्तर की तरफ पहाड़ों में दूर तक चले जाइए तो एक ऐसे मुकाम पर पहुंचिएगा जहां पानी की एक मोटी धारा गाय के मुंह के मानिंद एक मोहरे की राह बर्फ के पहाड़ों से निकलकर बड़े जोर और शोर के साथ एक नीची जगह में गिरती है। यह धारा हमारी गंगा मई है। उसके निकलने के मुहर्रे को गौमुखी कहते हैं और उस सारी जगह का नाम गंगोत्री है। गंगोत्री बड़ी सुहावनी जगह है। बर्फिस्तान से आती हुई गंगा जी की सफेद धारा देखने में बहुत खूबसूरत मालूम होती है और उसके उतरने की आवाज पहाड़ों में गूंजती हुई कानों को बहुत प्यारी लगती है। गंगोत्री हिंदुओं का बड़ा तीर्थ है। देश यानी मैदान के रहने वालों के लिए वहां जाने का पहाड़ी रास्ता बड़ा मुश्किल है और जिस जमाने का किस्सा इस किताब में लिखा जाता है उस जमाने में और भी मुश्किल था, क्योंकि अब तो कहीं कहीं सड़कें और पुल भी बन गए हैं। पहले सिर्फ तंग पगडंडियां थी जिन पर से रास्तागीरों को पैर फिसलकर पहाड़ के नीचे खड्ड में गिर जाने का डर रहता था और गहरी नदियों को उतरने के लिए उनके ऊपर एक किनारे से दूसरे किनारे तक मोटे रस्से लगे रहते थे जिन्हें झूला कहते थे। उन पर चलने से वह बहुत हिलते डुलते थे और उतरने वाले अक्सर पैर छूटने से उन पर से गिरकर मर जाते थे। सैकड़ों बरस की बात है, इस गंगोत्री के नजदीक एक छोटी झोपड़ी में एक योगी रहता था। उम्र उसकी 50 से ज्यादा और 50 से कम न थी, पर देखने में वह बहुत ही बूढ़ा जान पड़ता था। ढील उसका लंबा, रंग गोरा, चेहरा आर्यों का सा, माथा ऊंचा था और एक बड़ी भूरी दाढ़ी उसकी चौड़ी छाती को ढकती हुई नाफ तक लटकती थी। उसके सारे बदन पर गौर करने से ऐसा मालूम होता था कि वह जवानी में बड़ी आराम से रहा होगा, मगर माथे पर की सिकड़ी हुई लकीरों से और भवों के भीतर गड़ी हुई आंखों से ऐसा ख्याल होता था कि कोई बड़ा भारी दुख इस आदमी के योगी हो जाने का सबब हुआ है। यह योगी चिड़ियों और जानवरों पर बहुत मोहब्बत रखता था, उन्हें आदमी की तरह चाहता था और वह इसके मिजाज को यहाँ तक जान गए थे कि हत्यारे जानवर भी दूसरे जानवरों की तरह इसके पास आने में डर नहीं खाते थे और न इसको किसी तरह का नुकसान पहुंचाते थे। एक दिन शाम को यह योगी आसन पर बैठा हुआ अस्ताचल के पीछे डूबते हुए सूरज की सजावट को देख रहा था कि उसकी नजर दो कौओं पर पड़ी जो कि उड़ते उड़ते खिलवाड़ कर रहे थे। लड़ते लड़ते एक उनमें से गंगा जी की धारा में गिर पड़ा। वहां पर बहाव जोर का था और उसके पंख भीगकर इतने भारी हो गए थे कि उड़ने की ताकत न रखकर वह बह चला और जरूर डूब जाता, लेकिन योगी ने पानी में धंस झट अपनी कुबड़ी की चोट से उसे बाहर निकाल लिया और किनारे पर रख दिया। जब उसके पंख सूख गए, दोनों कौवे एक ऊंची चट्टान की तरफ, जो कि गौमुखी के ठीक ऊपर थी, काव काव करते हुए उड़ गए। योगी ने उन्हें उस चट्टान के बीचों बीच एक छोटी सी खोह में घुसते हुए देखा और थोड़ी ही देर पीछे देखता क्या है कि दोनों कौवे फिर उसकी तरफ आ रहे हैं और आकर उसके पैरों के पास बैठ जाते हैं। एक कौवा एक अंगूठी योगी के पैरों पर रख देता है और योगी उसको उठाकर अपनी उंगली में पहन लेता है, मगर उसे बड़ा तज्जुब होता है जबकि वह अंगूठी को पहनते ही कौवे को यो कहते सुनता है, ऐ मेहरबान बड़े योगी, आज आपने मेरी जान बचाई है और सब चिड़ियों और जानवरों पर आप हमेशा बड़ी मेहरबानी रखते हैं, इसलिए यह अंगूठी मैं आपको भेंट करता हूँ, इसे कबूल कीजिए। यह मुंहदरी जादू की है और इसमें यह तासीर है कि जो कोई इसको पहनता है सब चिड़ियों की बोली समझ सकता है और उन्हें जिस काम का हुक्म देता है उसे वह इसके दिखाने से उसी वक्त करने को तैयार हो जाते हैं। अगर इस वक्त हमारे लायक कोई काम हो तो हुक्म दीजिए। यह सुनकर योगी ने कहा, हाँ मेरा एक काम है। मैं पहले कश्मीर का राजा था, पर मेरे दामाद ने मुझे गद्दी से उतार कर रात छीन लिया और मैं यहाँ योगी के भेष में छुपा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि मरने के पहले अपनी लड़की की, जो कि वहाँ रानी है, कुछ खबर सुन लो और राज की हालत भी जान लो। अगर तुम पहाड़ों के पार कश्मीर जाकर खबर ले आओ तो बड़ा एहसान मानो। बहुत अच्छा, कह के दोनों कौवे वहां से उड़ चले और पल भर में योगी की नजर से गायब हो गए। कई दिन तक योगी ने उनको न देखा। एक दिन वह शाम को अपनी मढ़ी के दरवाजे पर बैठा था। उसे दो काले दाग से दूर आसमान में दिखाई दिए। वह उसकी तरफ आ रहे थे और जब नजदीक आ गए वही दोनों कौवे निकले। आकर वह उसके पास एक तिपाई पर, जो वहां पड़ी थी, बैठ गए और उनमें से एक अपने कश्मीर जाने का नतीजा यूं सुनाने लगा, ऐ महाराज, हम आपके लिए बुरी खबर लाए हैं। रानी यानी आपकी बेटी तो इस दुनिया से कूच कर गई है और एक लड़की छोड़ गई है। राजा ने दूसरा ब्याह कर लिया है, पर पहली रानी के तोते से जो कुछ हमने सुना उससे जाना कि नई रानी आपकी दोहती को बिल्कुल नहीं चाहती।
बल्कि उसे दुश्मनी की नजर से देखती है। और यह भी डर है कि जब राजा अब की बार शहर से दूर शिकार हो जाएगा, यह बेरहम सनी उस बगैर माँ की बेगुनाह बच्ची को मरवा डालेगी या किसी दूसरी तदबीर से अलहदा कर देगी। उस बूढ़े बैरागी को यह बात सुनकर बड़ा दुख हुआ और फिर से रात को नींद न आई। सवेरा होने पर राज की तरह वह कौवे नदी किनारे जब फिर उड़ने आए, योगी ने उन्हें फौरन अपने पास बुलाया और कहा, ऐ नेक चिड़ियों, यह अंगूठी मेरी दोहती को जाकर दो और कहो कि जब उसे किसी तरह की मदद या सलाह की जरूरत पड़े, वह इसके जोर से चाहे जिस चिड़िया को बुला लिया करे, हर एक चिड़िया उसे अपनी ताकत भर मदद देगी। बस मैं अपनी प्यारी दोहती को सिर्फ इतनी ही मदद पहुंचा सकता हूं। और आंखों में आंसू भर अंगूठी कहो को दे दी कौवे, ये कहकर कि बहुत अच्छा महाराज, हम आपके हुक्म के बमुजिब अंगूठी लड़की को दे देंगे और उसके पास रहकर मकदूर भर उसकी मदद करेंगे और हो सका तो आपके पास उसे ले भी आवेंगे। वहां से उड़ दिए और पहाड़ और वन और पटपरों को तय करते हुए थोड़े ही दिनों में कश्मीर के राजा के महलों में दाखिल हुए और सीधे उसी जगह पर पहुंचे जहां राजा की बेटी बैठी हुई अपने तोते को छुपा रही थी और मुंदरी को लड़की के आगे रख दिया। लड़की उसे छूते ही चिड़ियों की बोली समझने लगी। कौ ने उसे उसके नाना में जो कहला भेजा था सब सुना दिया और तोते ने जिस तरह उसका राज छिन गया था सब बयान किया। राजा की लड़की सुनकर बहुत रोई और बोली, ए परिंदो, मुझे जैसे बने मेरे नाना के पास ले चलो, क्योंकि रानी मुझ पर इतना कड़ापन रखती है कि बाप के साथ सिवा अपने सामने के मुझे बात तक नहीं करने देती। इससे मैं उसकी बातें बाप से नहीं कह सकती। अलावा इसके वह हर एक को मेरे खिलाफ बनाए रहती है और सिवा इस प्यारे तोते के कोई मुझे नहीं चाहता और न मेरी खबर लेता है। इस पर तोता अपनी बैठक से झुक चांद से लड़की के हाथ को चूम कहने लगा, मेरी प्यारी बच्ची, तू पूरा यकीन रख कि जो कुछ मैं तेरे लिए कर सकूंगा उससे कभी बाहर ना होऊंगा, क्योंकि मैं तुझे अपने बच्चे के बराबर मानता हूँ। मैंने तेरा और तेरी माँ दोनों का पैदा होना अपनी आंखों से देखा है। रही तेरे नाना के पास तेरे जाने की बात, मेरी समझ में यह काम मुश्किल और खतरे का है, पर साथ ही यह भी अंदेशा है कि राजा के शिकार को चले जाने के बाद इस सकदिल रानी के पास रहने में हमारे राजा की प्यारी लड़की का किसी तरह बचाव नहीं। इसके बाद यह तय हुआ कि दोनों कौवे तो महल के बाद में बसेरा करें और हमेशा ऐसी जगह रहे कि काम पड़ने पर झट बुला लिए जा सके। और तोते ने महलों के भीतर खबरदारी रखने का काम लिया और यह मालूम करने की कोशिश में रहा कि रानी लड़की को तकलीफ पहुंचाने की कोई तदबीर तो नहीं करती। इसके थोड़े ही दिनों बाद राजा शिकार खेलने को पहाड़ों में चला गया और उसके जाने के दूसरे ही दिन कौ ने तोते को खबर दी कि उन्होंने रानी के खास गुलाम बब्बू को बाग में कुछ जड़ी बूटी उखाड़ कर इकट्ठा करते देखा था, जिनमें कई जहरीली बूटियां थीं। यह खबर सुनते ही तोता खिड़की की राह बाहर आ बब्बू के करतब को देख सीधा रानी के कमरे में चला गया और वहां छिपकर देखने लगा कि रानी क्या करती है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि बब्बू उन झड़दार पत्तियों को लाकर रानी के हाथ में दे देता है और रानी उनको काट कर एक देगची में रख अंगीठी पर उबालने को चढ़ा देती है। बाद इसके उसने देखा कि रानी ने एक बर्तन में से थोड़ा सा आटा और कुछ मिठाई निकाल उबली हुई पत्तियों के अर्क में गूंथकर एक रोटी पोई और उसे आग पर सेक डाला। तोता यह देखकर वहां से चुपके से उड़ फौरन राजा की लड़की के कमरे में पहुंचा, जहां उसने दोनों कौ को भी पाया और उनसे कहने लगा, ऐ कौ, अब देर करने का वक्त नहीं है। अगर राजा की लड़की अब यहाँ रहेगी तो उसे जरूर झड़ दे दिया जाएगा। रानी इस वक्त उसके लिए एक जर की रोटी बना रही है। प्यारी बेटी, चलो यहाँ से अभी भाग चले। राजा की लड़की इस बात को सुनते ही बड़ी दहशत के साथ वहां से उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ी, पर किवाड़ों में ताला लगा था। खिड़की को देखा तो वह इतने ऊंचे पर थी कि लड़की का उसकी राह से निकलना नहीं हो सकता था। सिवा इसके खिड़की के सामने ही एक संतरी पहरा दे रहा था। लेकिन जबकि वह सब सोच विचार कर रहे थे कि क्या किया जाए, दरवाजा खुल गया और रानी रिकाबी में एक उम्दा सी रोटी लिए हुए आ पहुंची, इसलिए कि रानी उनको न देख सके। कौवे उसके अंदर आते ही खिड़की की राह से उड़ गए। रानी लड़की से बोली, ऐ प्यारी, मैं तेरे खाने के लिए यह रोटी अपने हाथ से बना के लाई हूं। और इतना कह रोटी उसके आगे रख दरवाजे का ताला बंद करके चली गई। रानी के चले जाने के बाद तोते ने झट कौ को बुलाया और कहा कि इस रोटी को दीवार के बाहर झील में गिरा दो। कौ ने वैसा ही किया। राजा की लड़की उस रोज दिन भर और रात भर उसी कमरे में बंद रही और उसके लिए खाना भी और कुछ न आया। लेकिन कौवे
उसके वास्ते कई तरह के फल और बहुत सी मेवा महल के बागीचे से ले आए और लड़की और सब चिड़ियों ने मिलकर खूब अच्छी तरह ब्यालो की। सुबह होते ही रानी यह देखने को आई कि लड़की मर गई या नहीं, और जब उसे जीता पाया निहायत गुस्से में आ उसके बाल खींचकर उसे मारने लगी और दोनों हाथों से गर्दन दबाकर गला घोटने का इरादा किया। इस हरकत को देखकर तोते ने क्या किया कि खिड़की की राह उड़कर सीधा उस जगह पहुंचा जहां पर रानी का छोटा बच्चा पाले में लेटा हुआ था, और अंगीठी में से, जो कि वहां जल रही थी, एक जलती लकड़ी लेकर उस कमरे की खिड़की के पर्दे में आग लगा दी, और आग लगी, पालने वाले घर में आग लग गई। यो पुकारता हुआ राजा की लड़की के कमरे तक जा पहुंचा और महल के सब नौकर आग आग चिल्लाने लगे। ये सब होने में इतनी थोड़ी देर लगी कि रानी राजा की लड़की का गला घोटने न पाई और उसे वहीं जमीन पर पड़ी हुई छोड़ अपने बच्चे को बचाने के लिए दौड़ी। राजा की लड़की किसी तरह मुश्किल से जमीन से उठी और तोते के कहने पर कि इस मौके पर जरूर भाग चलना चाहिए, उसके साथ दरवाजे की राह, जो कि अब खुला हुआ था, बाहर निकल गई और सीढ़ियां उतरकर बाग में दाखिल हुई, जहां दोनों कौवे भी मिल गए। तोता आगे हुआ और कौवे पीछे, और वह सब दीवार के एक छोटे दरवाजे पर पहुंचे। लड़की ने कुछ मुश्किल के साथ किवानों की कुंडी खोल ली, और जब सब बाहर हुए अपने तई ऐन झील के किनारे पर पाया। उस वक्त झील के दूसरे किनारे के पास दो हंस तैर रहे थे। तोते ने राजा की लड़की से कहा कि इनको अंगूठी दिखाकर हुक्म दे कि तुझे झील के पार पहुंचा दें। जो ही लड़की ने हंसों को अंगूठी दिखाई, वह उसके पास आकर सिर झुकाकर पूछने लगे, क्या हुक्म है? वह बोली, मुझे झील के उस पार ले चलो। हंसे ने उसी दम अपनी जोड़ी बना ली और राजा की लड़की ने पानी में धंस अपने दोनों बाजुओं को दोनों हंसों की पीठ पर लगा लिया। धड़ उसका कंधों के नीचे तक पानी में हो गया, सिर्फ सिर ऊपर रहा और दोनों हंस उसे ले चले। तोता बड़े आराम से राजा की लड़की के कंधे पर बैठा था और कौवे सभी के ऊपर उड़ते चलते थे। जब वह सब झील के पार हुए, राजा की लड़की उतर पड़ी और हंस उसका हुक्म पाकर लौट गए। राजा की लड़की ने वहां चट्टानों में एक अलहदा जगह पाकर अपने भीगे कपड़े धूप में सूखने को डाल दिए और तोते ने एक कौवे को चट्टान की चोटी पर खबरदारी के लिए बैठा दिया और दूसरे को राजा की लड़की के कहने से यह मालूम करने के लिए महलों को रवाना किया कि आग लगने से रानी के बच्चे को किसी तरह की तकलीफ तो नहीं पहुंची। जब तक कपड़े सूखे, यह कौवा महलों से लौट आया और यह खबर लाया कि बच्चे को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा और आग भी सब बुझ गई है। लेकिन राजा की लड़की के बाबत महल में बड़ा शोर मच रहा है। बब्बू वगैरह सब नौकर उसकी खोज कर रहे हैं और जो कोई राजा की लड़की को रानी के पास ले आवे, उसके लिए 50 अशर्फी का इनाम मुकर्रर हुआ है। तोते ने राजा की लड़की से कहा कि कपड़े पहनकर अब जल्दी उसके पीछे दो चल दे, क्योंकि अभी ऐसी जगह बहुत दूर थी जहां उसके खोजने वालों की पहुंच न हो। बस उन्होंने कूच कर दिया। कौवे आसमान की राह चारों तरफ निगाह रखते चलते थे और तोता राजा की लड़की के आगे दो रास्ता बताता जाता था। थोड़े ही अरसे में वह एक बड़े वन में पहुंचे। यहाँ एक कौवा तो ऊंचा आसमान में दरख्तों की चोटियों से ऊपर दो उड़ता हुआ चला और दूसरा कौवा नीचे उतरकर राजा की बेटी के आगे हो लिया। उन्हें बहुत से आदमी उस वन में मिले, लेकिन जब कोई आता दिखाई देता, नीचे वाला कौवा अपनी बोली में कहकर लड़की को खबरदार कर देता और जब तक वह आदमी निकल नहीं जाता, लड़की किसी झाड़ों या पेड़ या पत्तों की आड़ में छिप रहती और उन चिड़ियों पर कोई ध्यान नहीं देता था। इस तरह वह बराबर चले गए जब तक कि राजा की लड़की थकी नहीं। पर अब वह थक भी गई और उसे भूख भी लगी। तोते ने तब ऊपर वाले कौवे को बुलाकर पूछा कि कहीं उसे पानी का निशान भी दिखाई दिया कि नहीं। कौवे ने कहा कि एक छोटा सा झरना दाहिनी तरफ को थोड़ी दूर पर एक चट्टान से गिर रहा है। फिर तोते ने कौ को हुक्म दिया कि राजा की लड़की के वास्ते वन में से अच्छे दो फल चुनकर झरने पर लावे और राजा की लड़की का, हालांकि वह थकी हुई थी, अपने साथ झरने की तरफ ले चला। उन्हें थोड़े ही देर में पानी के गिरने की आवाज सुनाई दी। वह उसी तरफ को चले जिधर से वह आवाज आती थी और एक पत्थर की चट्टान के पास पहुंचे जिसमें से पानी की एक छोटी सी धारा एक बड़े गहरे और पत्थरीले खड़ू में गिर रही थी। राजा की लड़की ने खूब जी भर के पानी पिया और तोते ने भी पिया। तोता पानी पीकर घास पर बैठ कौवों की राह देखने लगा। कौवे भी जल्द आ पहुंचे। जितने उनसे चल सके अंजीर और अंगूर साथ लाए। यह फल जब राजा की लड़की और तोते ने सब खा लिए, कौवे बड़ी आसानी से पास ही से और ले आए। यो उन सभी ने मिलकर खूब अच्छी तरह खाना खाया
यह जगह ऐसी सुंदर और अलहदा थी कि उन्होंने वहां दूसरे रोज तक ठहरने का इरादा कर लिया। चिड़िया राजा की लड़की के बिस्तर के लिए नर्म 2 पत्ते चुनकर ले आई और राजा की लड़की ने भी इस काम में मशक्कत की और रात होने के पहले ही एक उम्दा पलंग एक छप्परनुमा चट्टान के नीचे तैयार हो गया, जहां ओस और सर्दी से बचकर वह रात भर खूब आराम से सोई। तीनों पखेरु पास के एक पेड़ पर बसे और बारी 2 से रात भर पहरा देते रहे। सुबह को उन सबों ने वहां अंजीरों और अंगूरों का कलेवा करके मामूली तौर से कूच फिर शुरू कर दिया। अब दोपहर के करीब जबकि वह कुछ देर तक चल चुके थे, आगे वाले कौवे को एक आदमी उनकी तरफ आता नजर आया और कौवा राजा की लड़की को आगाह करने के लिए फौरन चिल्ला। एक कौवे ने जवाब दिया, साहब, आपकी उंगली में एक जादू की अंगूठी है जिसके जोर से आप हमारी बोली समझ सकते हैं और हमको मजबूरन आपके हर सवाल का जवाब देना पड़ता है। हाँ, ये बात है। अच्छा तो बतला, किस राजा की लड़की का तू अभी जिक्र कर रहा था? कौवा बोला, कश्मीर के राजा की लड़की का। इस पर सिपाही कहने लगा, क्या खूब, उस लड़की के पकड़ने वाले को तो 50 अशर्फी का इनाम है। क्या वह लड़की इस वक्त कहीं यहीं पर है? बेचारे कौवे राजा की लड़की को दुश्मन के कब्जे में लाना नहीं चाहते थे, मगर मुंदरी के जादू के आगे बेकाबू थे, इसलिए उन्हें कबूल करना पड़ा कि लड़की पास ही है। सिपाही ने लड़की को झट ढूंढकर पकड़ लिया और उसके रोने और चिल्लाने पर कुछ भी ध्यान न दे रास्ते में घसीटता हुआ ले चला। तीनों चिड़िया बेचारी गमगीन आवाज करती हुई पीछे 2 साथ हुई। थोड़े अरसे में वह झील केमकिना पहुंचे। उसमें इस वक्त एक कश्ती पड़ी थी। सिपाही ने राजा की लड़की को उसमें जबरदस्ती बैठा दिया और आप भी चढ़ लिया। तोता भी किसी तौर से नाव में घुस गया और एक तख्ते के नीचे छिप रहा। सिपाही ने लाव का खीना शुरू किया। कौवे ऊपर उड़ते चले। वह सब महल के पीछे की खिड़की पर जा उतरे, जिसका दरवाजा सिपाही के खटखटाने पर बब्बू गुलाम ने फौरन खोल दिया। गुलाम राजा की लड़की को दांत निकालकर बुरी तरह देखने लगा और रानी के कमरे में ले गया। चिड़िया महल के बागीचे में छिप रही। रानी ने सिपाही को वादा किया हुआ इनाम दिया और बब्बू से कहा कि लड़की को उसके कमरे में बंद करके दरवाजों और खिड़कियों के सामने पहरा बैठा दे, ताकि लड़की फिर न भाग जावे। फिर वह सिपाही से पूछने लगी कि उसने लड़की को कैसे पाया। सिपाही ने जिस तरह उसे जंगल में जादू की अंगूठी मिली थी, जिसके जरिए से वह चिड़ियों की बोली समझने लगा था, और जिस तरह उन्हीं चिड़ियों से लड़की का पता लगा था, सब सुना दिया। जादू की अंगूठी हाथ आने से रानी बहुत खुश हुई। उसने छुटपन में इसका बहुत कुछ हाल सुना था। उसे मालूम था कि यह अंगूठी पेशतर के जमाने में गुरु गोरखनाथ के पास थी, जिन्होंने कि इसकी ताकत से तमाम चिड़ियों को ताबे कर उन पर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। गोरखनाथ जी के मरने पर चिड़ियों ने अंगूठी को कहीं छिपा दिया था, ताकि कोई दूसरा शख्स उसके जरिए से उन पर अमलदारी न कर सके। रानी ने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि 2 कौवे बागीचे में एक दरख्त की टहनी पर गमगीन बैठे हुए हैं। ये कौवे वही थे जिनका जिक्र इस कहानी में शुरू से है। रानी ने उन्हें अंगूठी दिखाकर पास बुला लिया और हुक्म दिया कि वह झील के पार जो जंगल है वहां जाने। उसके भीतर एक बड़ी भारी पत्थर की चट्टान मिलेगी, जिसकी की चारों बगलें बिल्कुल सीधी है। इस चट्टान की जड़ पर एक अनार का दरख्त उगा हुआ है, जिसकी पीर में एक मेंढक बंद है। रानी ने काऊ से कहा कि वह इस पेड़ का एक अनार उसके वास्ते लावे और वह भी एक एक दाना उस फल का निगल जावे, क्योंकि उसके दाने जहर मोहरे की खासियत रखते हैं, यानी उनके खाने से किसी किस्म का जहर असर नहीं करता, और अगर कौवे उसके दाने न खाएंगे तो इसके बाद जो काम उनसे लिया जाएगा उसमें वह मर जाएंगे। वह काम यह है कि वह दोनों उस चट्टान की चोटी पर जाएं। वहां एक जहर का दरख्त है, उसका गोंद लावें। कौवे हुक्म के मुताबिक वहां से जंगल को उड़े और थोड़े ही अरसे में उस अनार के पेड़ पर पहुंचे, जो कि चट्टान की जड़ में उगा हुआ था। उन्होंने अपनी चोंच से पेड़ की पीर में खोटे मारकर उस पर कान लगाया तो उसके अंदर मेंढक के बोलने की आवाज सुनाई दी। तब उन्होंने उस अनार के चंद दाने जो कि नीचे बिखरे हुए थे निगल लिए और 1-2 फल साथ लेकर चट्टान की चोटी पर पहुंचे, जिसे उन्होंने सब्जी या जानवरों से बिल्कुल खाली पाया, और जिस पर कि उन चिड़ियों की ठठरियां और हड्डियां तमाम फैली हुई थी, जो कि चट्टान के ऊपर उड़ने में उस जहर के पेड़ की बू से मर गई थी। चट्टान के सबसे ऊंचे हिस्से पर काऊ ने देखा कि एक छोटा सा अधूरा उगा हुआ पेड़ है, जिसकी छाल से एक स्याह रंग का गोंद टपक रहा है। एक कौवे ने उसमें से थोड़ा सा गोंद ले लिया और मई अनारों के दोनों कौवे महल की तरफ रवाना हुए। एक अनार उन्होंने महल के बागीचे में एक झाड़ी के अंदर गिरा दिया
और दूसरा मैं गोंद के जाकर रानी को दिया। रानी ने उसी दम अनार का एक दाना निगल लिया और एक दाना बब्बू को, जो कि उसके पास था, दिया, ताकि गोंद की बू से उसे जहर न चढ़ जाए। गोंद को रानी ने एक सोने की डिब्बी में बंद करके रख लिया। रानी से जब छुट्टी पाई, कौवे सीधे राजा की लड़की के कमरे की खिड़की का दौड़े। वहां उन्होंने तोते को पाया और उसे जहरीले गोंद और अनारों का सब हाल सुना दिया। उन सभी को यकीन हो गया कि अब राजा की लड़की को दोबारा जहर देने की तदबीर की जाएगी, और उस तदबीर को बेकाम करने के लिए उन्होंने भी तजवीज की। कौवे उस अनार को, जो कि वह जंगल से लौटती दफा बागीचे में एक झाड़ी में गिरा पाए थे, उठा लाए। तोते ने उसमें एक छेद करके एक दाना आप खा लिया और फिर उस अनार को राजा की लड़की के पास ले गया। लड़की एक कोने में बैठी हुई रो रही थी। तोते ने इशारे से जाहिर किया कि वह एक दाना अनार का खा ले। राजा की लड़की का जी उसके खाने को न चाहा, क्योंकि अनार का रंग ठीक मेंढक के चमड़े का सा था और देखने में बिल्कुल अच्छा न था। लेकिन तोते ने इतने इशारे और इतनी खुशामद की कि आखिर को लड़की ने एक दाना निगल लिया। बाद इसके अनार को तोते ने लड़की के बिस्तर के तले छिपा दिया, लेकिन वह उसे मुश्किल से छिपा नहीं पाया था कि दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज आने से उसे अपने तई भी छिपाना पड़ा। और बब्बू गुलाम एक रोटी और एक लोटे में पानी लिए हुए अंदर आ पहुंचा। वह इन चीजों को लड़की के आगे रखकर चला गया। उसके जाते ही तोता चरपाई के नीचे से झट निकल आया। राजा की लड़की को इस वक्त बहुत ही भूख और प्यास लग रही थी, पर वह खाने और पीने से डरती थी। हालांकि तोता यह जानकर कि अनार का दाना खाने के सबब से जहर कुछ असर नहीं कर सकेगा, इशारों से बहुत कुछ जाहिर कर रहा था कि वह उस रोटी को शौक से खा ले। लेकिन जिस वक्त की वह यह इशारे कर रहा था, यानी कभी रोटी में चोंच मारता था, कभी पानी आप चोंच से पीता था, कभी जोर से चीखता था, और इसी किस्म के 20 दूसरे इशारे कर रहा था। दोनों कौवे जादू की अंगूठी चोंच में लिए हुए आ पहुंचे। राजा की लड़की ने जो अंगूठी को छुआ, चिड़ियों की बोली फिर समझने लगी। उन्होंने अंगूठी फिर हाथ लगने का हाल बयान किया। कहा कि जिस वक्त बब्बू को उन्होंने रोटी लेकर कमरे के अंदर आते देखा था, खिड़की की राह से बाहर उड़ गए थे और रानी की खिड़की के ऐन सामने एक पेड़ पर जा बैठे थे। रानी उस वक्त खिड़की के पास बैठी हुई अपने बच्चे से खेल रही थी कि बच्चे ने अंगूठी को उसकी उंगली से खींच लिया और खिड़की के दरवाजे की तरफ लुढ़का दिया और वह बाहर की तरफ जमीन पर जा पड़ी। रानी यह देख वहां से फौरन उठकर किसी गुलाम को उसके उठा लाने का हुक्म देने के लिए चली गई। इतने में कौ ने झट अंगूठी को बगैर किसी को मालूम हुए ले लिया और राजा की लड़की के पास दाखिल किया। राजा की लड़की को बड़ी खुशी हुई कि अब वह फिर अपनी प्यारी चिड़ियों से बखूबी बातचीत कर सकती थी। और जब उसने जहरीले गोंद और उसका असर रफ्फा करने वाली झरमोहरे का हाल सुना, उस चपाती के खाने में कुछ भी खौफ न किया और खूब अच्छी तरह खाकर अपने बिस्तर पर सो रही। सुबह को बब्बू देखने आया कि लड़की मरी या नहीं, और उसे बड़ा तज्जुब हुआ, जबकि उसको जहर देने के बाद भी जीता पाया। वह वहां से चुपका ही लौट गया और रानी से, जो कि उस वक्त बाग में अपनी खिड़की के नीचे अंगूठी की तलाश में लगी हुई थी, हाल बयान किया। इधर तोते ने एक कौवे को रानी और बब्बू की बातचीत सुनने को रवाना किया और कौवा चालाकी से रानी के पास एक झाड़ी में छुपकर उनकी गुफ्तगू सुनने लगा। रानी को लड़की के जहर के असर से बचाने पर बहुत ही तज्जुब हुआ और बोली कि लड़की के पास जरूर कोई तिलिस्म या जादू होगा, और बब्बू को हुक्म दिया कि कुछ हो तो आज रात को उसे महल के उत्तर छज्जे पर ले जाकर, जो कि ऐन झील के ऊपर है, वहां से नीचे झील में धकेल दे और गर्दन में एक पत्थर बांध दीजो, जिससे जल्द डूब जाए। सुबह को मशहूर कर देंगे कि लड़की रात में मर गई और झूठ मूठ की लाश बनाकर नदी में बहा देंगे। कौवे ने रानी का यह बुरा इरादा अपनी साथिन चिड़ियों को चार सुना दिया और वह सब राजा की लड़की से कहने के पेशतर ही, ताकि वह खौफ न खा जाए, आपस में सलाह करने लगी। जब उन्होंने अपनी तजवीजों को पक्का कर लिया, तब उसको भी रानी का इरादा जाहिर किया, पर उसको पूरा इत्मीनान करा दिया कि कुछ दहशत की बात नहीं है, वह उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करेगी। महल की दीवार के बाहरी तरफ ठीक झील के किनारे पर एक झोपड़ी में एक गरीब माहीगीर यानी धीमर रहता था, जो अपना जाल महल की दीवार के ऐन नीचे डाला करता था। राजा की लड़की जब कभी अपने साथियों के साथ महल के छज्जे पर बैठती थी, उसके मछली पकड़ने का तमाशा देखा करती थी और अक्सर उसकी मछलियां खरीदकर एक रस्सी से ऊपर खींच लेती थी और उसी तरकीब से उनकी कीमत भी पहुंचा देती थी। इस वजह से उस बूढ़े के साथ उसका गोया एक पूरा दोस्ती का रिश्ता हो गया था।
तोता भी इस काम में राजा की लड़की के साथियों में शरीक हुआ करता था, क्योंकि उसे मछली का बड़ा शौक था और उसकी और मछुए की खूब अच्छी तरह मुलाकात थी। बस इस बुद्धे के पास तोता और दोनों कौवे अंगूठी को लेकर पहुंचे और अंगूठी उसकी उंगली में पहनाकर, जिससे कि वह उनकी बोली समझ सके, उससे बोले कि ए नेक बुद्धे, राजा की लड़की की, जो कि तेरी इतनी बड़ी मुरब्बी है, आज जान खतरे में है और उसके बचाने के लिए तेरी मदद दरकार है। उस नेक आदमी ने फौरन वादा किया कि वह राजा की लड़की के बचाने के लिए जो काम होगा बड़ी खुशी से करेगा, बल्कि अपनी जान का भी कुछ ख्याल न करेगा। तब उसको सब हाल सुना दिया गया और उसने तोते के सब हुक्मों को बजा लाने का इकरार किया। तोते और माहीगीर ने अब इस बात का मंसूबा किया कि राजा को लड़की को बचाने की सबसे अच्छी क्या तरकीब होगी। बुढ़ी ने कहा कि मैं अपना जाल ठीक छज्जे के नीचे डाल दूंगा, ताकि जिस वक्त लड़की गिराई जाए उसी में आ जाए। और उसे डूबने से बचाने के लिए जो तजवीज सोची गई वह यह थी कि माहीगीर ने एक पुराने जाल से बहुत से काग, यानी एक निहायत हल्की लकड़ी के छोटे 2 टुकड़े, जो कि अक्सर जालों में लगाए जाते हैं, निकाले और तोते और कौ से कहा कि इनको एक एक करके राजा की लड़की के पास ले जाओ और उससे कहो कि इनके छोटे 2 हिस्से करके एक डोरी में पिरो लेवे और फिर उस डोरी को अपने बदन पर चारों तरफ इस तौर से लपेट ले कि उसकी एक जाकट बन जाए। इस जाकट के 22 राजा की लड़की का बदन पानी के ऊपर तैरता रहेगा, बावजूद उस पत्थर के जो कि रानी और बब्बू को उसकी गर्दन से बांधने का मंसूबा करते हुए तुमने सुना है। सिवा इसके माहीगीर ने एक और भी हिफाजत का काम किया कि एक तेज चाकू तोते के जरिए से राजा की लड़की के पास पहुंचा दिया और कहला भेजा कि वह उसे अपनी आस्तीन के अंदर छिपा रखे और अपनी गर्दन से पत्थर काटने के काम में लावे। जब यह तजवीज तय हो गई, तोता मई जादू की अंगूठी और काग के टुकड़े के राजा की लड़की के पास पहुंचा और कौवे भी जितने काग उनसे चल सके लेकर उसके पीछे हुए और वह तीनों वफादार चिड़िया लड़की के पास कागों के पहुंचाने में बराबर लगी रही, जब तक कि उसके पास उतने काग हो गए जितने दरकार थे। राजा की लड़की ने कागों को काट धोकर एक मजबूत डोरी में पिरो लिया और फिर माहीगीर ने जैसा कहला भेजा था वैसा ही किया, यानी उनको अपने बदन से खूब लपेट लिया और ऊपर से कुर्ती पहन ली। जब यह सब हो चुका, शाम का अंधेरा चारों तरफ छा गया था और बब्बू ने आकर राजा की लड़की से कहा, मेरे साथ आओ। बब्बू राजा की लड़की को हाथ पकड़कर बाग के रास्ते झील के ऊपर वाले छज्जे पर ले गया। बाग में होकर जब वह दोनों जा रहे थे, उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर एक रूमाल में लपेट लिया और जब वह छज्जे पर पहुंचे, झट वह रूमाल राजा की लड़की की गर्दन में बांध दिया और साथ ही मुंह पर हाथ रख दिया ताकि लड़की चिल्ला न सके, और बस उसे उठाकर झील में गिरा दिया। लेकिन वह इसके लिए पेशतर ही से तैयार थी। जिस वक्त कि बब्बू ने उसे नीचे गिराने को उठाया, उसने एक लम्हे में चाकू से रूमाल को काट डाला और पत्थर और वह दोनों पानी में एक साथ ही गिरे। पत्थर तो झील की थाह में चला गया, मगर राजा की लड़की अपनी झाकट की बदौलत पानी की सतह पर तैरती रही। इस वक्त बिल्कुल अंधेरा था। बब्बू ने जो उसके गिरने की आवाज सुनी और उसके बाद पूरी खामोशी देखी, समझा कि लड़की झील की तह में दाखिल हुई और रानी को अपनी बदकारी का हाल सुनाने चला गया। उधर ऐन छज्जे के नीचे माहीगीर अपनी कश्ती लिए छुपा हुआ था और उसका जाल ऐसे तौर से फैला हुआ था कि जो चीज छज्जे से गिरे उसी के अंदर आ जावे। पर जो उसने पानी में आवाज सुनी, आहिस्ता से जाल खींचना शुरू किया और थोड़े ही अरसे में तैरती हुई राजा की लड़की को कश्ती पर लाकर उसमें बैठा लिया और वहां से चुपके ही नाव को अपनी झोपड़ी तक ले जाकर लड़की को उसके अंदर पहुंचा दिया। उसे वह एक छोटे से कोठे में ले गया, जहां की एक आराम का बिस्तर उसके लिए सजा हुआ था और जहां की तोता और दोनों कौवे पहले ही से पहुंच गए थे। यह वफादार चिड़िया अंधेरे में राजा की लड़की के साथ छज्जे तक आई थी और जब उन्होंने देख लिया कि लड़की कश्ती में साफ पहुंच गई, वह वहां से उड़कर माहीगीर की झोपड़ी में आ गई थी। राजा की लड़की फौरन बिस्तर पर चली गई, क्योंकि उसके कपड़े सब भीग गए थे, और जो ही वह बिस्तर पर पहुंची, माहीगीर उसके वास्ते एक रिकाबी में कुछ रोटी और मछली खाने को ले आया, जिसमें से थोड़ी आप खाकर और थोड़ी सी अपनी तीनों चिड़ियों को देकर राजा की लड़की सो रही। सुबह को माहीगीर राजा की लड़की को झोपड़ी में बंद छोड़ मछली पकड़ने चला गया और कौवे महल की तरफ को यह देखने कि वहां क्या हो रहा है और दिए। वहां उन्होंने देखा कि बड़ी दौड़ धूप मच रही है। राजा की लड़की के मरने की खबर फैल गई है, बड़ा मातम हो रहा है और लाश को नदी में प्रवाह देने के लिए तैयारियां हो रही हैं। वह वहां से उड़कर फिर झोपड़ी पर आए और तोता लड़की से कहने लगा,
ऐ मेरी प्यारी, अब तो यहाँ बेखटके रह सकती है, जब तक कि हमको कोई मौका तेरे नाना के पास भाग चलने का न मिले, क्योंकि रानी ने यही समझा है कि तू पानी में डूब गई और माहीगीर का हम पूरा एतबार कर सकते हैं। जबकि तोता यह कह रहा था, माहीगीर मैं एक टोकरी मछलियों के आ पहुंचा। उनमें से उसने अच्छी तो राजा की लड़की के लिए छांट ली और बाकी लेकर शहर में बेचने को चला गया। मछलियों के बेचने से जो दाम उसे मिले, उनसे उसने खाने की दूसरी चीजें खरीदी और राजा की लड़की के वास्ते सादा लिबास बनाने के लिए कुछ कपड़ा मोल लिया। पहली रानी ने लड़की को सीना पिरोना सिखा दिया था। इससे उसने थोड़े ही अरसे में एक साफ पोशाक अपने लिए तैयार कर ली, जैसी कि गरीबों के बालक पहना करते हैं, क्योंकि बुढ़े माहीगीर और तोते ने सोचा कि गरीबी लिबास में वह ज्यादा बचाव से रहेगी। उन्होंने उससे यह भी कह दिया कि तू घर के भीतर ही रह, जिससे कोई तुझे देख और पहचान न सके। लेकिन माहीगीर के झोपड़े के पिछवाड़े एक छोटा सा बागचा था, जिसमें उसे जाने की इजाजत थी। वह अपना वक्त घर का काम काज करने, जालों की मरम्मत करने, जो कि उसे माहीगीर ने सिखा दिया था, और चिड़ियों के साथ खेलने में बिताने लगी। हर रोज माहीगीर मछली पकड़ने जाता था और जो दाम उसे उनके बेचने से मिलता था, उससे घर के लिए जरूरत की चीजें मोल ले आता था। यो हर बात में उनका गुजर कुछ दिनों तक अच्छी तरह चला। लेकिन जब उम्दा मछलियों का मौसम गुजर गया और उसे अपने पेशे में कम कामयाबी होने लगी, तो खर्च की तकलीफ पेश आई। फलों का मौसम भी खत्म हो गया था, इससे कौवे कोई फल नहीं ला सकते थे। एक रोज माहीगीर को एक भी मछली न मिली और घर यूं ही लौट आया। उस वक्त घर में सिर्फ एक मोटी रोटी का टुकड़ा था। राजा की लड़की और वह उसे खाने को बैठने जाते थे कि दोनों कौवे खिड़की की राह उनके पास आ पहुंचे। हर एक की चोंच में एक एक अशर्फी थी, जो कि उन्होंने जमीन पर रख दी और फिर राजा की लड़की से उनके पाने का हाल कहने लगे कि हम दोनों महल के बाग में सब तरफ चक्कर लगाते फिरे कि कहीं कोई फल बचा हुआ हो तो ले चले, और जब थक गए तो सुस्ताने के लिए एक पुरानी चिमनी की चोटी पर जा बैठे। चिमनी की नली चौड़ी और कम नीची थी। उसमें जो झांका तोतले को चीज चमकती सी नजर आई। हम में से एक नीचे उतर गया। देखा कि वहां सरकारी खजाना है और रुपयों, अशर्फिया और जवाहिरात के चारों तरफ गंज लगे हुए हैं। उसने वहां दूसरे को भी बुला लिया और दोनों अपनी चोंच में एक एक अशर्फी लेकर ऊपर उड़ आए और वहां से सीधे यहां आए। बुढ़ा सोने को देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि यह जर असल में राजा की लड़की ही का है, क्योंकि अगर राजा को मालूम होता कि मेरी लड़की को खर्च की जरूरत है, तो वह इसका 1000 गुना खुशी से भेज देता। बस वह अशर्फियां लेकर फौरन बाहर गया और खाने का सामान और जिन चीजों की जरूरत थी खरीद लाया। जब तक खर्च उनके पास रहता, वह बड़े आराम से रहते, और जब चुप जाता, कौवे राजा के खजाने से और ले आते। एक दिन राजा की लड़की फुलवाड़ी में अकेली खेल रही थी। उसने ऊपर को जो निगाह की तो देखा कि एक कंजरी बागीचे की नीची दीवार पर झांक रही है। जैसे ही उस औरत को मालूम हुआ कि मुझे लड़की ने देख लिया है, उसने सिर झुकाकर सलाम किया और बड़े अदब और आजिजी से अपना हाथ लड़की की तरफ चूमने लगी। फिर उसने यो अर्ज की कि ऐ प्यारी बेटी, मुझे थोड़ा सा कुछ खाने को दे, मैं भूख के मारे मरी जाती हूँ। लड़की फौरन घर के भीतर दौड़ गई और एक टुकड़ा रोटी का लाकर उसे दीवार के पास से देने लगी कि कंजरी ने झट एक कपड़ा उसके सिर पर डाल दिया और उसके चेहरे के चारों तरफ लपेट कर कि वह देख या बोल न सके, उसकी बांध पकड़कर दीवार के ऊपर होकर खींच लिया। फिर उसे लबादे में लपेटकर गठरी की तरह अपनी पीठ पर डाल लिया और कह दिया कि अगर तू शोर करेगी तो तेरा गला काट डालूंगी। लड़की को इस हालत में वह औरत बहुत दूर ले गई और लड़की बेचारी का लबादे के अंदर दम घुटने लगा। आखिर को जब उसे उतारा और लबादे खोल डाला, उसने अपने तई एक जंगल में पाया, जहाँ की कंजरों का एक बड़ा कुनबा पड़ा हुआ था। वह लोग जमीन पर लकड़ियों से आग जला रहे थे। 2-3 छोटे से खेमे गड़े हुए थे और कई एक गड्ढे पास ही चल रहे थे। जो औरत राजा की लड़की को वहां ले गई थी, उससे बोली कि तू रो मत, तुझको कोई तकलीफ न दी जाएगी। तुझे किसी बड़े शहर में ले जाएंगे और वहां किसी अमीर के हाथ बेच देंगे, जिसके यहाँ तू जिंदगी भर सुख और चैन से रहेगी। लेकिन अगर तू यहाँ से भागने की कोशिश करेगी या अपनी मदद के लिए किसी को पुकारेगी तो मार डाली जाएगी। जब वह बुढ़िया लड़की से यो कह चुकी, कंजरों ने अपने देरे उखाड़ डाले और गधों पर सब असबाब लाद कर फौरन वहां से चल दिए। राजा की लड़की को उन्होंने एक गधे की पीठ पर, कि जिस पर उनका बिस्तर लदा हुआ था, बैठा दिया। उस पर वह बड़ी आराम से बैठी चली गई, पर बहुत डरी हुई और रंजीदा थी। वह चारों ओर निगाह करती जाती थी कि उसके कौवे कहीं दिखाई दे, पर वे कहीं नजर नहीं आए।
उसे यह भी डर था कि कंजर कहीं उसकी अंगूठी न चुरा ले, इसलिए उसने मौका पाकर उसे अपने सिर के बालों की तह में छिपा लिया। वह लोग सूरज छिपने के कुछ देर बाद तक चलते रहे और फिर एक अलहदा जंगल में ठहर गए, जहाँ की उन्होंने आग जलाई और डेरे गाड़ दिए। वहां उन्होंने खूब अच्छी तरह ब्यालू की और राजा की लड़की ने भी की, और फिर वह एक तंबू में सो रही। राजा की लड़की बड़े सवेरे ही जाग गई और जब देखा कि कंजरी और उसके बालक जो उसके डेरे में सोए थे अभी नहीं उठे हैं और डेरे का दरवाजा भी खुला है, तो आहिस्ता पैर रखती हुई बाहर निकल आई और चाहा को भाग जाऊं, पर एक बड़े कुत्ते के गुर्राने की आवाज ने, जो कि डेरे के दरवाजे से कुछ दूर पर बैठा हुआ था, उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। उसने देखा कि अगर मैं भागने की कोशिश करूंगी तो कुत्ता मेरी तरफ जरूर दौड़ेगा या भूकंप कर सब कंजरों को जगा देगा, इसलिए वह चुपकी उसी जगह खड़ी रही और कुत्ता भी चुपका बैठा रहा, सिर्फ उस पर अपनी निगाह जमाए रहा। उस वक्त एक जंगली कबूतर की आवाज उसके कान में पड़ी। ये आवाज उसी पेड़ पर से कि जिसके नीचे वह खड़ी हुई थी आ रही थी। उसने ऊपर जो निगाह की तो उस चिड़िया को ठीक अपने सिर के ऊपर एक शाख पर बैठा देखा और फौरन अंगूठी अपने जोड़े में से निकालकर उसकी तरफ दिखलाई और उतर आने का इशारा किया। उसका हुक्म पाते ही कबूतर तुरंत उसकी बाह पर आ बैठा, उससे आहिस्ता से, ताकि कंजर न सुन ले। लड़की ने कहा कि तू बूढ़े माहीगीर के घर जाकर तोते और कौ से मेरा सब हाल कह दे, और अपने सिर में से एक लट बालों की काटकर अपनी निशानी दे दी कि जिससे माहीगीर समझ जाए कि यह मुखबिर सचमुच राजा को लड़की ही ने भेजा है। कबूतर उसी दम उड़ दिया और लड़की खैमे में जाकर फिर लेट रही और अंगूठी को बड़ी खबरदारी के साथ सिर के बालों के अंदर छिपा लिया। धीरे धीरे कंजर उठे और खाना बनाया। बाद उसके सब चीजों को लाद कर फिर कूद शुरू किया। राजा की लड़की कभी कभी कंजरों के बालकों के साथ पैदल चलती थी और जब थक जाती थी गधे पर सवार हो लेती थी। जो कंजरी उसे चुरा लाई थी उससे अक्सर बातें करती चलती थी और कहती थी कि अगर किसी बड़े शाहजादे ने लाहौर में जहां को कि हम चल रहे हैं तुझे खरीद लिया तो तू उसके यहाँ कितने आराम से रहेगी। यो वह दिन भर चले सिर्फ खाने और सुस्ताने के लिए, जबकि धूप निहायत तेज हो, कहीं पैरों की छाह में ठहर लें। सूरज छिपने के थोड़ी देर पहले वह एक जंगल में पहुंचे जहां की एक पानी का झरना था। उन्होंने इस जगह गधों से असबाब उतार कर रख दिया और रात को बसने का सामान किया। राजा की लड़की को यहाँ पर इधर उधर अकेली घूमने की इजाजत दे दी गई, पर जो कुत्ता कि सवेरे उसके पहरे पर था, इशारे से सिखा दिया गया था कि लड़की के साथ रहे। वह अच्छी तरह समझता था कि मेरा यह काम है कि लड़की भाग न जावे, क्योंकि जब भी वह जल्दी जल्दी चलने लगती या बहुत दूर चली जाती वह गुर्राने लगता था। आखिर को वह जंगल की हद के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गई और वहां बैठी हुई जिस तरफ से आई थी उस तरफ को देख रही थी कि उसे ऐसा मालूम हुआ कि एक अजीब सूरत की चिड़िया उसकी तरफ उड़ती हुई आ रही है। जो ही वह नजदीक आई उसने देखा कि वह एक चिड़िया नहीं है बल्कि 3 चिड़ियों का झुंड है, और जब वह और भी पास आ गई तो मालूम हुआ कि उसका प्यारा बुद्धा, तोता और दोनों कौवे हैं। कौवे एक लकड़ी के दोनों सिरों को अपने पंजों से पकड़े हुए थे और तोता उसे बीच में अपनों चोंच में थामे हुए था। यो कुछ उस लकड़ी के सहारे और कुछ अपने परों की मदद से वह बुढ़ा पखेरु अच्छी तरह उड़ा चला आ रहा था। जो ही ये चिड़िया लड़की के इतनी पास आ गई कि उसकी आवाज सुन सके, वह उन्हें पुकारने लगी, और जब तोते ने उसका बोल सुना लकड़ी को छोड़ दिया और लड़की की तरफ जोर से उड़ा और उसके कंधे पर बैठ गया और बार बार बोसा लेने लगा। कौवे ने भी लकड़ी गिरा दी और नीचे आकर एक झाड़ी पर जा बैठे जहां की कुत्ता न पहुंच सके, और राजा की लड़की से फिर मिलने की खुशी जाहिर की। उन्होंने सब कह सुनाया कि किस तरह जंगल के कबूतर ने माहीगीर के घर पर जाकर लड़की का संदेशा दिया और फिर किस तरह वह फौरन वहां से उड़कर रास्ते में जो चिड़िया मिली उनसे पूछते हुए कि कहीं राजा की लड़की को तो नहीं देखा, बगैर बहुत दिक्कत के उसके पास आ पहुंचे, और कहा कि जब हम चलने लगे बुढ़ा माहीगीर समझ गया कि लड़की की तलाश में जाते हैं और बालों की लट जो तूने भेजी थी उसने ले ली और उससे समझा कि तू जीती है और हिफाजत से है। जब वह इस तरह प्यार के साथ अपनी चिड़ियों से बातें कर रही थी उसने देखा कि कंजरों के 2 बालक जो कि उससे उम्र में कुछ बड़े थे और चुपके से उसके पीछे पीछे पाकर झाड़ियों की आड़ में छिप रहे थे, यकायक झपट कर निकल आए और उन्होंने झट तोते को पकड़ लिया और उसे लेकर अपने डेरों की तरफ दौड़ चले और चिल्लाते जाएं कि एक तोता पकड़ा है,
राजा की लड़की उनके पीछे पीछे रोती हुई और तोते को मानती हुई दौड़ी, पर उन्होंने कुछ ध्यान न दिया। लेकिन जैसे ही वह देरों के पास पहुंचे और कंजर लोग देखने को दौड़े कि क्या बात है, तोते ने उनकी उंगलियों को अपनी चोंच से काटना शुरू किया, यहाँ तक कि उन्होंने उसे छोड़ दिया और वह उड़कर एक पेड़ पर, जहाँ की वह पहुंच न सके, जा बैठा। कंजरी ने पूछा, क्या है? राजा की लड़की ने कहा कि वह तोता मेरा है और मेरा पता लगाता हुआ मेरे पास आया है। इन लड़कों ने वह मुझसे छीन लिया है। और इतना कहकर खूब रोने लगी और कहा कि सिर्फ यह तोता ही मेरा दुनिया में एक दोस्त है, और मिन्नत की कि वह उसे मिल जाए। इस पर बढ़िया बोली, अच्छा, अगर तू अच्छी तरह रहेगी और रंज न करेगी कि जिससे उम्दा और मोटी ताजी मालूम पड़े, जबकि हम तुझे लाहौर में बेचने के लिए ले जाएं, तो तेरा तोता तुझको मिल जाएगा। फिर उसने उन बालकों से कह दिया कि वह तोते से न बोले। तब तोता पेड़ से उतर आया और लड़की के साथ रहने लगा। दोनों कौवे हमेशा करीब ही कहीं बने रहते थे कि जरूरत पड़ने पर काम आवे। उस रात को सोने के पेशतर वह कंजरी जंगल में से कुछ पत्ते तोड़ लाई और उन्हें एक बर्तन में उबाल डाला, और उनके अर्क से राजा को लड़की का चेहरा और बाहें और टांगे धो दी, जिससे कि उसका रंग ठीक कंजरों का सा गंदुसी यानी गेहुआ हो गया। और कहने लगी, बस मेरी प्यारी, अब तो कंजरी समझी जाएगी। अगर लोग तेरा खूबसूरत घोड़ा चेहरा देखते तो वह शायद ख्याल करते कि तू हम में से नहीं है और हमें तुझको अपने साथ न रखने देते। जब राजा को लड़की बिस्तर पर गई, तोता उसके पास सोया और सोने के पेशतर उसने उसे दिलासा दी और समझाया कि कंजरों से उसे डरना न चाहिए, क्योंकि वह जरूर उसके साथ खातिर से पेश आवेंगे, ताकि वह बिकने के वक्त अच्छी मालूम हो और उन्हें उसकी अच्छी कीमत मिले। और ऐसा ही हुआ। कंजर उससे बड़ी मेहरबानी से पेश आए और उसे बड़ी खातिर से रखा। वह कई रोज तक सफर करते रहे। रात को अपना डेरा किसी अलहदा जगह में कर लिया करें कि जहां आम लोगों का आना जाना बहुत ना होता हो। राजा की लड़की अक्सर दोनों कौओं को ऊपर उड़ते देखती थी, पर कुछ ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि डर था कि कंजर लोग काट न जाए। एक दिन दोपहर के बाद, जबकि वह सब छांव में सो रहे थे, राजा की लड़की को तोते ने कान में अपनी चोंच से नोचकर जगा दिया। जैसे ही उसने आंखें खोली, देखा कि दोनों कौवे पास ही झाड़ी में जोर से कांप कांप कर गुल मचा रहे हैं कि शेर शेर जागो जागो। तोते ने कहा, कंजरों को जगा दे, नहीं तो शेर अभी हम सबके ऊपर आ जाएगा। राजा की लड़की झट उठ खड़ी हुई और जितने जोर से उससे हो सका चिल्लाने लगी, शेर शेर जागो जागो। और कंजर जल्द जाग गए। इस वक्त राजा की लड़की ने शेर की आंखों को एक झाड़ी के नीचे से चमकते हुए देखा, मगर जैसे ही वह उसके ऊपर झपटने को हुआ, एक कंजर ने एक झूठा सूखे सरकंडों का चूल्हे से जलाकर शेर के मुंह पर फेंक दिया, जिससे कि वह ऐसा डर गया कि बड़ी आवाज से गरजता हुआ उल्टा भाग गया और मैदान में कुलांच मारता हुआ थोड़ी ही देर में नजरों से गायब हो गया। दूसरे दिन उन्होंने उस वन को छोड़ एक बयाबान में पैर रखा और उसी रास्ते दिन भर चले। वहां कोई जानवर या पेड़ न मिला, क्योंकि वह बड़ा भारी रेत का मैदान था, जिसे रेगिस्तान कहते हैं। और जा बजा ऊंट और घोड़ों की ओर एक मुखामा पर आदमी की ठठरिया रेत में आधी घड़ी हुई देखने में आई। वह जहां तक उनसे हो सका तेजी से चले, क्योंकि जानते थे कि करीब से करीब कुआं भी उनसे बहुत दूर है और उस पर न पहुंचे तो जरूर प्यास से मर जाएंगे। उन्हें पहले ही बहुत प्यास लगी हुई थी और बेचारे गधे भी मारे प्यास के घबरा रहे थे कि एक ताड़ के पेड़ों का झुंड दूर नजर आया और बुढ़िया कंजरी ने राजा की बेटी से कहा कि खुश हो गए, क्योंकि कुआं उन्हीं पेड़ों के नीचे है। गधे भी समझ गए, मालूम होते थे कि कुआं पास है, क्योंकि उन्होंने अपने कान ऊंचे कर लिए और रेंकने और तेज कदम चलने लगे। लेकिन वहां तक पहुंचने में देर लगी और पहुंचने तक सब इतने थक गए कि बड़ी मुश्किल से कुआं पकड़ा। जो कंजर सबने पहले कुएं पर पहुंचा, उसने भीतर झांक के देखा तो उसमें जरा भी पानी नजर न आया। कुआं सूखा था। अब ये लोग निहायत नाउम्मीद हुए, क्योंकि जानते थे कि कई कोसों तक उसके बाद कोई कुआं नहीं है। प्यास के मारे जान निकली जाती थी और एक कदम चल नहीं सकते थे। तोते को इस वक्त बहुत फिक्र और अंदेशा हुआ, लेकिन उसने देखा कि दोनों कौवे एक तार के पेड़ पर बैठे हुए हैं। वह उनके पास उड़ गया और उनसे बोला कि तुम चारों तरफ उड़कर देखो कि कहीं पानी का ठिकाना है या नहीं, नहीं तो राजा की लड़की जरूर प्यास से मर जाएगी। कौवे सब तरफ देखाए, पर पानी कहीं नजर न पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा कि एक जगह पर जो यहाँ से दूर नहीं है,
कई तरबूज पड़े हुए हमने देखी है। तोते ने राजा की लड़की से, जो एक पेड़ के नीचे अकेली लेटी हुई थी, कहा कि उठ के काऊ के पीछे पीछे जावे। कौवे उसे जहां तरबूज थे वहां ले गए। कंजर उस वक्त निहायत थक गए थे और अपनी मुसीबत में ऐसे मर रहे थे कि किसी ने ध्यान न दिया कि लड़की कहां जाती है और न किसी ने उसे जाने से रोका। वह बड़ी मुश्किलों से उस गर्म रेत में पैदल तरबूजों तक पहुंची और पहुंचते ही पहला ही तरबूज जो उसके हाथ लगा फाड़ डाला और उसका ठंडा और मीठा रस पीकर प्यास बुझाई और कुछ अपनी तीनों चिड़ियाओं को भी पिलाया। बाद इसके जब उसे ताजगी और ताकत आ गई, 2 तरबूज और तोड़े और उन्हें लेकर फुर्ती के साथ कुएं पर लौट आई। बुढ़िया कंजरी तरबूजों की सूरत देखकर ऐसी खुश हुई कि राजा की लड़की को उसने जोर से छाती से लगा लिया और मारे बूसों के हैरान कर दिया। वह दोनों तरबूज कंजरों के बालकों को बांट दिए गए। फिर राजा की लड़की ने उन सबको तरबूजों का रास्ता बता दिया और सभी ने खूब ही उन फलों की दावत उड़ाई, यहाँ तक कि उस जगह जमीन पर सब तरफ तरबूजों के टुकड़े पड़े नजर आते थे। बेचारे कुत्ते बहुत प्यासे मरे थे। जब उनको तरबूज दिए गए और वह उनके पानी को जीभ से चाटने लगे तो एक अजब कैफियत मालूम होती थी। देरा तरबूजों के पास ही डाला गया और दूसरे रोज सुबह को बाद तरबूजों को दूसरी जियाफत के वहां से कूच हुआ और गधों पर जितने आ सके तरबूज लाद लिए गए, क्योंकि डर था कि शायद दूसरे पड़ाव का कुआं भी सूखा निकले, लेकिन वह सूखा न था। वह लोग बाकी रेगिस्तान को बगैर किसी मुसीबत के तय कर गए। अब वह कंजर राजा की लड़की पर दुचंद मेहरबन थे, क्योंकि उसने उनकी जान बचाई थी। और कंजरी ने उससे कहा कि मैं तो तुझे छोड़ दूं, लेकिन मेरा खाविंद मना करता है। मगर तू अंदेशा मत कर, मैं ऐसा करूंगी कि तू सिर्फ किसी नेक बीबी के हाथ बेची जाएगी, जो तेरी खूब परवरिश करेगी और तुझे खुश रखेगी। थोड़े दिनों बाद यह लोग लाहौर के करीब आन पहुंचे और उन्हें उस शहर की मीनारें और बुर्ज और आलीशान मकान दिखाई देने लगे। शहर के दरवाजे से कुछ हटकर दरखों के नीचे इन्होंने अपना डेरा किया। कंजरी ने एक सफेद बुकनी अपने संदूक में से निकालकर थोड़े पानी में मिला, लड़की को उससे नहला दिया तो लड़की फिर वैसी ही गोरी हो गई जैसी कि बूटी का रंग लगने से पहले थी। दूसरे रोज सुबह को कंजरी उसे शहर के अंदर ले गई। तोता बदस्तूर उसके बाजू पर बैठा हुआ साथ गया। बहुत सी गलियों में गुजरते हुए वह वहां पहुंचे जहां की लौंडी गुलामों का बाजार था। उस जगह बहुत से गुलाम एक बड़े बरामदे में जमीन पर बैठे हुए थे और बीच में एक सफेद दाढ़ी वाला बुढ़ा एक कालीन पर बैठा हुआ हुक्का पी रहा था। सामने उसके हिसाब की किताबें यानी बही खाते और कलम दावात रखी हुई थी। राजा की लड़की को कंजरी उसके पास ले गई और कान में उससे कुछ कहा। फिर लड़की को वह दालान के एक किनारे ले गई जहां की बहुत सी लड़कियां, कोई गोरी और कोई काली, बैठी हुई थी। उनके ऊपर एक तुंद मिजाज बुढ़िया तैनात थी। वह राजा की लड़की के साथ एक तोता देखकर बहुत बड़बड़ाई, लेकिन कंजरी ने उससे कह दिया कि तोता और लड़की दोनों साथ बिकेंगे और कहा कि अगर लड़की न बिकी तो मैं शाम को आके उसको ले जाऊंगी और उसे बुढ़िया को सपुर्द कर आप चली गई। उस बेचारी बच्ची को जब वह इस तरह पर गैरों के हाथ में छोड़ दी गई, बहुत डर और रंज हुआ और जमीन के ऊपर दूसरे गुलाम बालकों के साथ ऐसी जगह बैठ गई जहां उस पर हर एक की नजर न पड़े। तोते को उसने गोदी में बैठा के अपने कपड़े के अंदर छिपा लिया, इस डर से कि कोई उसे उससे ले न ले। कई शख्सों ने जो कि लौंडी खरीदने आए उसकी तरफ देखा और कीमत पूछी, लेकिन बुढ़े ने जो दाम मांगा वह न दे सके। आखिर को एक बीबी जो दूसरे रोज सुबह को कंजरी उसे शहर के अंदर ले गई। तोता बदस्तूर उसके बाजू पर बैठा हुआ साथ गया। बहुत सी गलियों में गुजरते हुए वह वहां पहुंचे जहां की लौंडी गुलामों का बाजार था। उस जगह बहुत से गुलाम एक बड़े बरामदे में जमीन पर बैठे हुए थे और बीच में एक सफेद दाढ़ी वाला बुढ़ा एक कालीन पर बैठा हुआ हुक्का पी रहा था। सामने उसके हिसाब की किताबें यानी बही खाते और कलम दावात रखी हुई थी। राजा की लड़की को कंजरी उसके पास ले गई और कान में उससे कुछ कहा। फिर लड़की को वह दालान के एक किनारे ले गई जहां की बहुत सी लड़कियां, कोई गोरी और कोई काली, बैठी हुई थी। उनके ऊपर एक तुंद मिजाज बुढ़िया तैनात थी। वह राजा की लड़की के साथ एक तोता देखकर बहुत बड़बड़ाई, लेकिन कंजरी ने उससे कह दिया कि तोता और लड़की दोनों साथ बिकेंगे और कहा कि अगर लड़की न बिकी तो मैं शाम को आके उसको ले जाऊंगी और उसे बुढ़िया को सपुर्द कर आप चली गई। उस बेचारी बच्ची को जब वह इस तरह पर गैरों के हाथ में छोड़ दी गई, बहुत डर और रंज हुआ और जमीन के ऊपर दूसरे गुलाम बालकों के साथ ऐसी जगह बैठ गई
जहां उस पर हर एक की नजर न पड़े। तोते को उसने गोदी में बैठा के अपने कपड़े के अंदर छिपा लिया, इस डर से कि कोई उसे उससे ले न ले। कई शख्सों ने, जो कि लौंडी खरीदने आए, उसकी तरफ देखा और कीमत पूछी, लेकिन बुढ़ी ने जो दाम मांगा वह न दे सके। आखिर को एक बीबी, जो चेहरे से गुस्से वाली मालूम होती थी, वहां होकर गुजरी और राजा की लड़की को देखकर उस बुढ़े के पास कीमत दरियाफ्त करने गई। जब यह उस निगाहबान बुढ़िया ने देखा तो कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि यह बीबी तुझे न खरीदे, क्योंकि यह शहर में सबसे बदमिजाज औरत है। सिर्फ गए हत्वे की बात है कि इसने एक गरीब छोटी उम्र की हबशी लौंडी की अपने बुरे बर्ताव से ऐसी हालत कर दी कि वह उसके घर की चार दीवारी दांग कर भाग जाने की कोशिश में जमीन पर गिर पड़ी और मर गई। यह सुनकर राजा की लड़की बोली, अजी, मेहरबानी करके मुझे उसके हाथ मत बिकने देना। बुढ़िया ने कहा कि जहां तक मेरा बस चलेगा मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मगर वह बुढ़ा अगर चाहेगा तो बेच डालेगा। तब लड़की ने कहा, खैर, लेकिन इतना तो तुम मेरे लिए करना कि बगैर उस कंजरी के जाने हुए मैं इस औरत के हाथ न बिकने पाऊं, क्योंकि मैंने एक दफा उसकी और उसके सारे घर वालों की जान बचाई थी। इससे मुझे यकीन है कि वह मुझे उस बेदर्द औरत के पास न जाने देगी। ये सब बातचीत तोते ने सुन ली और लड़की के लबादे के अंदर से सिर निकाल के उसके कान में कहा कि मैं अभी उड़ के जाता हूँ और कंजरी को लाता हूँ, और यो कहकर सीधा बाजार के दरवाजे की तरफ उड़ा और वहां से मकानों के ऊपर होता हुआ शहर के उस फाटक पर पहुंचा कि जिसमें होकर वह सब आए थे। वहां से थोड़ी ही दूर पर उसने कंजरों का डेरा पाया। वह सीधा बुढ़िया कंजरी के पैरों के पास उतर के चोंच से उसके घाघरे का दामन खींचने लगा और फिर जमीन पर पैरों को फटफटाता हुआ शहर के फाटक की तरफ चलने लगा और चूचूहाट मचाने और अपने सिर से हर तरह के इशारे करने लगा कि कंजरी उसके साथ चले। कंजरी समझ गई और उसके पीछे पीछे फाटक तक चली गई। तोता उसके आगे आगे उड़ता जाता था और कभी किसी जगह बैठ जाता था। यूं वह बाजार तक पहुंचे और वहां कदम ही रखा था कि उन्होंने उस बदमिजाज बीबी का राजा की लड़की का हाथ पकड़े हुए नाते देखा। लड़की बेचारी रोती आती थी और बाजार के फाटक के पास लोगों की भीड़ लग गई थी, जो कि उस औरत को लानत देते थे और हलियारी कह के तरह तरह के नाम रखते थे और कहते थे कि अफसोस है यह लड़की इसके हाथ आ गई, क्योंकि यह इसे जरूर मार डालेगी, जिस तरह की इतने और लांडी गुलाम मार डाले हैं। जैसे ही राजा की लड़की ने कंजरी को देखा, एक बारगी अपने तई उस बद बीबी से छुड़ाकर कंजरी की गोदी में चली आई और उससे मिन्नत करने लगी कि उसे उस खौफनाक औरत के हाथ न बिकने दे। कंजरी को रहम आया और उसने लड़की को दिलासा दी कि ऐसा नहीं होने पाएगा। लेकिन बीबी बोली, मैं तो इसे खरीद भी चुकी हूँ और कीमत भी दे चुकी हूँ, देख यह रसीद है। और अपनी कुर्ती से एक टुकड़ा कागज को निकालकर दिखलाने लगी कि तोता यकायक सारी भीड़ के ऊपर से उड़ता हुआ आकर झट उसके हाथ से कागज को छीन ले गया और सबकी नजरों से गायब हो करीब की एक मीनार में जा घुसा, जहां उसने रसीद को छुपा दिया और फिर वहां से आकर बाजार के दरवाजे के ऊपर बैठ गया, जहां से कि वहां जो कुछ हो रहा था देख सके। इस वक्त शोरोगुल इतना बड़मैया था कि कोतवाल, जिसका मकान पास ही था, सुनकर साथ अपने सिपाहियों के वहां पर आन पहुंचा और दरियाफ्त करने लगा कि इस सब झगड़े का क्या बाइस है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। उस बोबी ने कहा कि यह लड़की मैंने मोल ले ली है, और कंजरी ने कहा, नहीं, मैंने इसे नहीं बेचा। लोग जो वहां जमा थे कहते थे कि अफसोस है अगर इस बदजात हत्यारी ने लड़की को खरीद लिया है। कोतवाल ने सबको अपने सामने बुलवाया और उस बीबी से कहा, अगर तुमने इस लड़कों को खरीद लिया है तो रुपयों की रसीद दिखलाओ। वह बोली कि रसीद मेरे हाथ से एक तोता छीन ले गया है और न जाने वह कहां उड़ गया है। कोतवाल ने कहा, मैं इस बात का यकीन नहीं कर सकता, और अगर तुम रसीद नहीं दिखला सकोगी तो मैं लड़की को कंजरी ही के हवाले कर दूंगा। बीबी ने फिर वही कहा जो पहले कहा था, मगर सब बेफायदा हुआ। जिन लोगों ने तोते को नहीं देखा था उन्होंने कुछ न कहा। बस लड़की कंजरी को मिल गई और वह बीबी बुरा मुंह बनाए अपने घर गई। उस वक्त उसका चेहरा और भी बुरा हो गया था, क्योंकि लांदी उसके हाथ से निकल गई और रुपया भी गया। कोतवाल ने झगड़े का फैसला ऐन अपने मकान के नीचे एक गली में किया था। जैसे ही कि लड़की कंजरी को दी गई, कोतवाल के घर से एक काली लौंडी ने आकर कंजरी से कहा कि कोतवाल की बीबी साहिबा उससे कुछ कहना चाहती है। कंजरी लड़की को लिए हुए लौंडी के साथ भीतर गई और कोतवाल की बीबी के सामने पेश हुई। बीबी छज्जे पर अपनी लड़की के साथ
जो उम्र में राजा की लड़की के बराबर थी, बैठी हुई थी। उसकी लड़की ने राजा की लड़की को देख लिया था और उसकी सूरत पर लुभाकर अपनी माँ से कहा था कि उसे खरीद ले। सौदा फौरन हुआ। बीबी ने बहुत अच्छी कीमत लगाई और राजा की लड़की ने कोतवाल की बेटी और उसकी माँ को सूरत शक्ल से इतना पसंद किया कि कंजरी से कहा कि उसे उन्हीं के यहाँ बेच दे। कंजरी ने ऐसा ही किया और अपना रुपया लेकर रवाना हुई और राजा की लड़की से कह गई कि तू अच्छे लोगों के हाथों बिकी है और उनके यहाँ सुख से रहेगी। उसके चले जाने के बाद दोनों लड़कियां छज्जे पर आके लोगों की भीड़ को जाते हुए देखने लगी कि तोता, जो बाजार के दरवाजे पर बैठा हुआ सब हाल देखता रहा था, राजा की लड़की को छज्जे में देख उसके कंधे पर आ बैठा। कोतवाल की बेटी को यह देखकर बड़ा तज्जुब हुआ, लेकिन राजा की लड़की ने जल्द तोते का सारा हाल सुना दिया और उसे अपने पास रखने की इजाजत मांगी, जो कि फौरन मिल गई। दोनों लड़कियों में आपस में बहुत मोहब्बत हो गई और दोनों साथ साथ बड़े सुख से रहने लगी। एक ही साथ खेलती और खाती, एक ही सबक पढ़ती, एक ही कमरे में सोती। और हालांकि राजा की लड़की हकीकत में कोतवाल की बेटी की लौंडी थी, उसके साथ बहन का सा बर्ताव किया जाता था। थोड़े दिनों के बाद राजा की लड़की ने अपना सारा असली किस्सा उसे सुना दिया, बल्कि तिलिस्माती मोदरी का भेद भी बता दिया। एक मर्तबा रात के वक्त बाद खाने के तोते ने राजा की लड़की से कहा, ऐ प्यारी, मैं समझता हूँ कि बेहतर हो कि तेरे नाना को खबर कर दी जाए कि तू कहाँ है। वह तेरे लिए बहुत फिक्र करता होगा। कल सुबह मैं दोनों कौओं को, जो रोज रात के वक्त पड़ोस के मंदिर के बुर्ज में आकर रहते हैं, तेरे नाना के पास तेरी खबर देने को भेजूंगा और यह भी पूछवाऊंगा कि तेरा नाना तेरे लिए क्या चाहता है। राजा की लड़की ने कहा, अच्छा, और दूसरे रोज सवेरे ही एक खत लिखकर तोते के हाथ दिया। तोते ने उसे कौओं के हवाले किया और ताकीद कर दी कि बहुत जल्द उसे गंगोत्री पर जाके बुढ़े योगी को दें और उसका जवाब लावें। बुढ़ा योगी अपनी दोहती के बाबत सचमुच बहुत फिक्रमंद हो रहा था और चाहता था कि किसी तरह उसकी खबर मिले कि एक रोज शाम को दोनों कौवे उसे नजर आए और उन्होंने उसे लड़की की चिट्ठी दी। योगी ने पढ़कर उसका जवाब लिख दिया और कौवे अपनी थकावट दूर करने को वहां एक दिन ठहर कर लाहौर की जानिब को फिर उड़ दिए और सीधे उन दोनों लड़कियों के रहने के कमरे के अंदर दाखिल हुए। योगी की चिट्ठी यह थी, मेरी प्यारी दोहती, तुझे मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन तेरी माँ के इस दुनिया से चले जाने से मैं तुझे दुचंद प्यार करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि तू इतनी तकलीफों और खतरों के बाद खुशहाल है और नेक शख्सों के साथ है। तेरे लिए शायद यही बेहतर होगा कि तू अपनी नाउम्र सहेली के साथ जहां अब है वहीं रहे। लेकिन अगर कभी कोई बात ऐसी हो जावे कि जिससे तू वहां न रह सके और जिसमें तुझे तेरा वफादार तोता सलाह और मदद न दे सके, तो मेरे पास फौरन फिर खबर भेजना। दोनों लड़कियां बड़ी खुशी से एक साथ रहने लगी और दोनों में बहुत मोहब्बत हो गई। कोतवाल और उसकी बीबी को भी लड़की का असली हाल मालूम हो गया कि वह एक राजा की बेटी है और वह उसके साथ निहायत मेहरबानी और इज्जत से पेश आने लगे। लेकिन उन्होंने दोनों लड़कियों से कह दिया कि यह सारा हाल बिल्कुल पोशीदा रखें, ताकि कश्मीर की रानी को लड़की की खबर ना हो जावे कि वह इस बेचारी के पीछे फिर पड़े। और यह मसलहत समझी गई कि राजा की बेटी चांदनी के नाम से पुकारी जावे, जिस नाम से कि वह लौंडी के तौर पर खरीदी गई थी। कोतवाल की बेटी का नाम दयादेई था। एक रोज जबकि दोनों लड़कियां दयादेई की मां के कमरे में बैठी हुई अपने सीने पिरोने के काम में लगी हुई थी, कोतवाल, जो राजा का दरबार करके लौटा था, वहां चला आया। उसके चेहरे पर उदासी और गम सा छाया हुआ था। उसकी बीबी ने दरियाफ्त किया कि क्या माजरा है, तो कहने लगा कि कश्मीर से एक बहुत बुरी खबर आई है। वह यह है कि अफवाह उड़ रहा है कि वहां के राजा की एकाएक मौत हो गई है और रानी ने अपने छोटे बेटे को गद्दी पर बैठा के राज का इंतजाम अपने हाथ में ले लिया है। बेचारी राजा की लड़की अपने बाप के मरने की खबर सुनकर बहुत रंजीदा और दुखी हुई और अपना गम छिपाने को कमरे के बाहर चली गई और उसे दिलासा देने के लिए दयादेई भी उसके पास उठ गई। थोड़े दिनों बाद जबकि कोतवाल की बीवी और यह दोनों लड़कियां कमरे की खिड़की के पास बैठी हुई थी, एक बड़ी भीड़ लोगों की गली में आती हुई नजर आई और जब वह करीब आ पहुंची तो उन्होंने देखा कि झरक बर्क कपड़े पहने हुए आदमियों का एक बड़ा गिरोह है। कुछ घोड़ों और ऊंटों पर सवार है और कुछ पैदल है। उनके दरमियान एक सांडनी पर कि जिस पर जरी की झूल पड़ी हुई थी, वह बदसूरत बब्बू था, जो कि इस वक्त जेवर से सब तरफ लदा हुआ था। हाथ में उसके सुनहली लिफाफे में बंद एक खत था
राजा की लड़की को उसे देखकर बहुत दहशत हुई और वह छिप गई जब तक कि वह काफिला वहां से निकल न गया। उस रोज जब कोतवाल घर आया, पहले दिन से ज्यादा सुस्त और रंजीदा मालूम होता था, और जब उसकी बीवी ने पूछा कि यह काफिला क्या था, तो कहा कि कश्मीर की रानी का एलची आया हुआ है, यह उसी की सवारी थी। रानी ने एक बहुत सख्त खत लाहौर के राजा को लिखा है कि वह खिराज यानी कर दे, वरना लाहौर पर चढ़ाई की जाएगी, और कहा कि राजा ने गुस्से से उस खत को फाड़कर जमीन पर फेंक दिया और एलची को हुक्म दिया कि लाहौर से चला जावे। अब दोनों तरफ से लड़ाई की तैयारी हो रही है। कोतवाल की बीवी और दोनों लड़कियां अक्सर खिड़की से फौज में शामिल होने के वास्ते जाती हुई पलटनों को देखा करती थी। उस वक्त कभी कभी तोता भी उनके साथ रहा करता था, क्योंकि हालांकि वह बुढ़ा हो गया था, उसे सिपाहियों की पलटन देखने का बड़ा शौक था, और जब वह पलटन के ढोल और झांझ की आवाज सुनता, अपने पैरों को फुला लेता और खुशी के मारे चीख उठता। एक रोज सबसे आखिरी पलटन के निकल जाने के बहुत देर बाद, जबकि वह सोनी गली को देख रहे थे, तोता एक सुस्त आवाज से कहने लगा, मैं चाहता हूं कि इन सब जंगी जवानों की, जो कि हमारे वास्ते लड़ने को गए हैं, कुछ खबर मालूम हो। और करियकायक खुश होकर बोला, मैं कैसा बेवकूफ हो कि कौओं को बिल्कुल भूल गया, कौवे आसानी से सब खबर ला सकेंगे। यो कह के फौरन वहां से उड़ दिया और कौओं को ढूंढकर उन्हें फौज के पीछे लड़ाई की खबर लाने को रवाना किया। इसके तीसरे दिन शाम को दोनों कौवे खिड़की की राह भीतर आ दाखिल हुए, थके हुए और डरे हुए से थे। राजा की बेटी ने उन्हें कुछ खाने को और पानी पीने को दिया। खाकर और सुस्ताकर जो कुछ उन्होंने देखा था उसका बयान करने लगे। कहा कि दोनों तरफ की फौजों में बड़ी भारी लड़ाई हुई, जिसमें कि लाहौर के राजा की हार हुई और उसकी फौज भी 3-13 हो गई। अब रानी की फौज लाहौर की तरफ आ रही है और कल यहाँ पहुंच जाएगी। राजा की बेटी ने यह हाल कोतवाल की बीवी से जब कहा, तो वह बहुत रंजीदा हुई और घबराई, और अपने खाविंद को, जो कि उस वक्त कचहरी में था, बुलवाकर सब हाल सुना दिया। जब कोतवाल ने पूछा कि उसे कैसे मालूम हुआ, तो कह दिया कि जादू के जोर से दरियाफ्त कर लिया, मगर मैं ज्यादा नहीं बतला सकती। पहले तो कोतवाल ने उसका यकीन नहीं किया और समझा कि उसे सपना हुआ होगा, लेकिन जब देखा कि वह बहुत खौफ कर रही है, उसकी बात को सच समझा। वह यह भी जानता था कि उसकी बीवी दाना और नेक है। वह फौरन राजा की सभा में मशवरा करने को गया कि अब क्या करना मुनासिब है। वहां से वह बहुत देर बाद रात को वापस आया और यह खबर लाया कि यह सराहत तय पाई है कि अगर शिकस्त की अफवाह सच्ची है तो रानी की अतात कबूल कर लेनी चाहिए, ताकि शहर लुटने से बच जाए। कोतवाल ने यह खबर राजा की लड़की को फौरन सुनाई और कहा कि रानी की फौज कल इस शहर पर कब्जा कर लेगी, इसलिए तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, हम तुम्हें किसी हिफाजत की जगह भेजे देते हैं। जबकि कोतवाल की बीवी राजा की लड़की से बातें कर रही थी और राजा की लड़की अपने मेहरबानों से जुदा होने के गम और खौफ से रो रही थी, कोतवाल को राजा का बुलावा आया। राजा उस वक्त लड़ाई के मैदान से भागकर अपने महलों में आ सभा के दरमियान सुलह की शर्तों का विचार कर रहा था। सभा बहुत थोड़ी देर तक रही और कोतवाल जल्द वापस आया और यह खबर लाया कि दुश्मन ने यह शर्त की है कि अगर इस वक्त उसे बहुत सा रुपया दिया जाए और आगे को खिराज देने का करार किया जाए तो शहर पर चढ़ाई न की जाएगी। लेकिन रुपया जो मांगा था इतना ज्यादा था कि वह तमाम शहर का झर, जेवर और दूसरा असबाब देने से पूरा हो सकता था। कोतवाल कहने लगा कि अपना सारा माल दे डालने से हम सब बिल्कुल गरीब हो जाएंगे, लेकिन हमारी जान और शहर बच जाएगा। इस बात को सुनकर दयादेई बोली, तो ए पिता, चांदनी को अब दूसरी जगह भेजने की जरूरत नहीं है, यहाँ अब उसको कुछ खौफ न रहेगा। यह सुनकर कोतवाल बहुत उदास हुआ और कहने लगा कि हमारे सारे पड़ोसी जानते हैं कि हमने बहुत रुपया देकर एक लौंडी खरीदी है, इसलिए हमारे असबाब के साथ वह भी ले ली जाएगी, क्योंकि माल के वास्ते शहर में हर एक घर की जब तलाशी होगी, हम उसे घर के भीतर कहाँ छिपा सकेंगे और शहर के बाहर भी कहीं नहीं भेज सकते, क्योंकि शहर को फौज के सिपाही सब तरफ घेरे पड़े हैं। इतना कहकर कोतवाल बाहर चला गया और उनका सोच उसकी बात को सुनकर और भी बढ़ा। मगर तोता, जो उनकी बातचीत सुनता रहा था, अपनी बैठक से उतरकर राजा की लड़की के कंधे पर आ बैठा और उसका बोसा लेकर बोला, प्यारी रो मत, मुझे एक ऐसी जगह मालूम है जहां तू छिप सकती है। हमारे दोनों कौवे बाघ के पिछवाड़े वाले पुराने खंडहर में रहते हैं। इस खंडहर की एक मीनार साबित है उसकी छोटी,
पर जो एक छोटी कोठरी सी है उसमें तो छिप सकती है, लेकिन उसके जीने का निचला हिस्सा गिर गया है, इसलिए सिर्फ सिद्धि के जरिए तो वहां पहुंच सकती है। मैं देखता हूं कि इस कमरे के सामान में कई एक रेशम की रस्सियां लगी हुई हैं। अगर यह हमारे मेहरबान दोस्त इनमें से कुछ रस्सियों की एक सिद्धि बना दे तो दोनों कौवे उसे लेकर मीनार की चोटी तक उड़ जाएंगे। मैं तब उसका एक सिरा लटकती हुई सिद्धि में लपेट के अटका दूंगा और दूसरा सिरा तेरी तरफ गिरा दूंगा, लेकिन सिद्धि इतनी हल्की बननी चाहिए कि कौवे उसे उड़ा ले जा सके। राजा की लड़की ने यह सारी बात कोतवाल की बीबी से कह दी और वह तीनों जनी रस्सी की सिद्धि बनाने लगी। तोता एक धागे का छोटा गोला अपने पंजे में लेकर मीनार की जीने की बची हुई सिद्धियों में सबसे निचली सिद्धि तक उड़ गया और धागे के ऊपर के सिरे को थामकर गोला उसने नीचे को छोड़ दिया और साथ ही आप भी उसके पीछे उड़ता हुआ नीचे उतर गया और उसे पंजों से उठाकर राजा की लड़की के पास ले गया और उसे बता दिया कि उसमें से कितना खुल गया था, जिससे मालूम हो गया कि सिद्धि में कितनी लंबी रस्सी लगेगी। दया देई छज्जे में बैठकर गली की तरफ देखने लगी कि जब राजा के अफसर उस घर की तलाशों के वास्ते आवे उसे मालूम हो जाए, लेकिन उन्हें बहुत से मकानों को पहले तलाशी लेनी थी और शाम का अंधेरा होने के पहले ही कोतवाल की बीबियों और राजा की लड़की ने रेशम की रस्सी से एक खासी काफी लंबी सिद्धि बना ली, जो इतनी मजबूत थी कि लड़की का बोझा बर्दाश्त कर सके। जैसे ही अंधेरा हुआ, कोतवाल की बीबी और वह दोनों लड़कियां तोते के साथ पोशीदा तौर से बाग में गईं और वहां एक ऊंची जगह पर चढ़ गई, जहां से कि मंदिर के खंडहर में पहुंच सकती थी, जो कि बाग की चहारदीवार से बिल्कुल मिला हुआ था। बाग में उन्हें एक लकड़ी की सिद्धि मिल गई, जिसके जरिए से वह बाग के बाहर उतर गई। तोते ने काऊ से पहले ही दिखवा लिया था कि बाग में कोई नहीं है और वह जगह सब तरह महफूज है। जब वह मीनार के नीचे पहुंचे, राजा की लड़की ने रेशम की सिद्धि, जो कि उसने एक छोटी लकड़ी पर लपेट ली थी, कौओं को दे दी और उन्हें उसे लेकर ऊपर उड़ जाने को कहा। दोनों कौओं ने दोनों सिरे लकड़ी के अपने पंजों में पकड़ लिए और ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन हालांकि रेशम की रस्सी इतनी पतली थी, सिद्धि का एक बहुत छोटा बंडल बन गया था, तो भी उन बेचारी चिड़ियों के लिए वह बहुत भारी था। इससे वह फटफटाती हुई नीचे आ पड़ी। तोता उनको मदद देने चला, लेकिन वह ऐसा भद्दा उड़ने वाला था कि उनके बीच में आ गया और मुआमिला और भी बिगाड़ दिया। तब वह बड़े नाउम्मीद हो गए और बाग को लौटने ही को थे कि उन्होंने एक बड़ी चीख ठीक अपने सिर के ऊपर सुनो और जो ऊपर को नजर की तो देखा कि एक बड़ा परंद बुर्ज की तरफ उड़ा जा रहा है और जाकर उसकी चोटी पर बैठ जाता है। वह परंद एक डरावनी शक्ल का उल्लू था। उसे देखकर तोता बोला, तिलिस्माती अंगूठी कहाँ है, मुझे दो। और राजा की लड़की से अंगूठी को छीनकर झट उल्लू के पास पहुंचा और अंगूठी उसे छुला दी, जिससे उल्लू बड़ी हैरत में आया। तोते ने तब उसे तेजी के साथ हाकिमाना आवाज से रेशम की सिद्धि को मीनार की चोटी के ऊपर ले जाने का हुक्म दिया। उल्लू हुक्म को फौरन बजा लाया और फिर बड़े अदब से सिर झुकाकर कहने लगा, कुछ और हुक्म? कुछ नहीं, सिवा इसके कि तुम रात भर मीनार पर पहरा दो और अगर कोई खतरे की बात नजर न आवे तो फौरन हमको आगाह कर दो। तोते ने इतना कहकर उसे वहां से बर्खास्त कर दिया। तोता तब उस रस्सी की सिद्धि को टूटे जीने के नीचे के हिस्से तक ले गया और वहां उसने उसका एक सिरा एक कील से जो वहां गड़ी हुई थी लपेट दिया और दूसरा सिर नीचे जमीन पर गिरा दिया। राजा की लड़की और उसकी साथी ने वहां खड़ी थी, उनसे अब उसने विदा लो और उस रेशमी सिद्धि पर आहिस्ता दो चढ़कर ऊपर पहुंच गई और फिर सिद्धि को ऊपर खींच लिया। उसकी दोस्त साथी ने उसे उसकी तीनों चिड़ियाओं के साथ वहां छोड़कर अपने मकान को वापस गई। राजा की लड़की यह न देख सकी कि वह जगह कैसी है। अपने लबादे से जो कि साथ लाई थी बदन लपेटकर पड़ रही और जल्द ही उसे नींद आ गई। सुबह के वक्त जब सूरज की किरणें दीवार के एक दरवाजे से उस कोठरी में पहुंची, तब वह लड़की जागी और उसने देखा कि वह कोठरी छोटो और गोल है और उसके चारों ओर छज्जा है और एक तरफ उसके पत्थर के फर्श में जीने में उतरने को रास्ता है, जिससे कि वह वहां छड़ी थी। वह छज्जे पर जाने से डरती थी क्योंकि वहां से दिखलाई दे सकती थी और कोतवाल की बीबी और तोते ने उससे कह दिया था कि अगर उसे वहां कोई देख लेगा तो अच्छा ना होगा, इसलिए उसे वहां पर लोगों की नजर से बचना चाहिए। कौवे खाने की तलाश में गए हुए थे और तोता राजा की लड़की के साथ कुछ कलेवा कर कि जिसके वास्ते पहले दिन वह कुछ चीजें लेता आया था, बाग में यह देखने को उड़ गया कि वहां क्या हो रहा है। वहां उस वक्त बड़ा हंगामा हो रहा था। राजा के अफसर कोतवाल के घर में कीमती चीजों की तलाश कर रहे थे। कोतवाल ने अपने तमाम सोने चांदी के जेवर
जवाहिरात, नकदी और जो कुछ उसके घर में कीमती माल था सब उनके सामने रख दिया था। उसके घोड़े घुड़साल से मंगाए जाकर सामने खड़े किए गए थे और सारे गुलाम और लौंडियां आंगन में एक पंगत में खड़ी की गई थी कि अफसर जिनको पसंद करें ले जाएं। जो कुछ उन्होंने ले जाने लायक समझा उसे इकट्ठा करके वह जा रहे थे कि एक लौंडी उनमें से कि जिन्हें वह ले जा रहे थे अफसरों से कहने लगी, अजी, एक और लौंडी इस घर में कहीं छुपी हुई है। वह हम सबसे ज्यादा कीमती है, लेकिन इनको वह बहुत पसंद है, इसलिए इन्होंने उसे छुपा दिया है। अफसरों ने पूछा, उसका नाम क्या है? लौंडी ने जवाब दिया, उसे हम तोते वाली कहते हैं, क्योंकि उसके पास हमेशा एक वाहियात बुद्धा तोता रहता है। और तोते की तरफ हाथ करके कहा, देखो, तोता वह है और तोते वाली भी जरूर कहीं नजदीक ही होगी। उस लौंडी ने यह सब जलन के मारे बता दिया था। कोतवाल अफसरों से कहने लगा, मेरे यहाँ एक ऐसी लौंडी है तो सही, लेकिन मुझे मालूम नहीं वह कहाँ है। मेरा घर सारा खुला हुआ है, तलाश कर लो। ये बात सच थी कि उसे नहीं मालूम था कि राजा की लड़की उस वक्त कहाँ थी। उसकी बीवी ने उससे सिर्फ इतना ही कहा था कि वह एक महफूज जगह को चली गई है और ज्यादा उसने सुनना नहीं चाहा था। अफसरों ने घर में उसे हर जगह तलाश किया, लेकिन तलाशी फजूल हुई। आखिर को उन्होंने कहा कि वह भाग गई होगी और शायद जल्द ही पकड़ ली जाएगी। यूं कहते हुए वह अपनी लूट का माल लेकर चले गए, सिवा चंद बुढ़े गुलामों और लौंडियों के सारा असबाब और माल ले गए। जैसे ही वह चले गए, दयादेई अपनी माँ के पास दौड़ के बोली, ऐ माँ, चांदनी अब तो आ सकती है। उसकी माँ ने जवाब दिया, नहीं, अभी वह जहाँ है वहाँ यहाँ से ज्यादा बचाव से है। उसका यहाँ लाना तब तक मुनासिब नहीं जब तक कि दुश्मन की फौज यहाँ से न चली जाए। दयादेई यह सुनकर बड़ी उदास हुई, मगर कहने लगी, अच्छा, मुझे रोज रात को उसके पास हो आने दिया करो। माँ ने यह मंजूर कर लिया, लेकिन कहा कि जब कोई खतरा नजर न आता हो तब तू ऐसा कर सकती है। इस पर उसने जवाब दिया, अजी, वह प्यारी चिड़िया निगाहबानी रखेंगी और हम पर यकायक हमला न हो सकेगा। उसने तब राजा की लड़की को तोते के जरिए से एक रुखान का भेजा कि मैं अंधेरा होने पर तुझसे मिलने आऊंगी और साथ कुछ खाने की चीजें लाऊंगी। करीब 2 सारे दिन राजा की लड़की अपनी कोठरी ही में रही। कभी तोते से बातचीत कर लेती थी, कभी सीने लगती थी और कभी एक किताब जो अपने साथ ले गई थी पढ़ने लगती थी। आखिर को उसने एक उकसा हुआ सा पत्थर कोठरी की दीवार में देखा और उसको जो अपनी तरफ खींचा तो वह गिर पड़ा और उसकी जगह एक चौकोर छेद हो गया, जिसमें से वह कोतवाल के मकान का बालक देख सकती थी। इससे वह निहायत खुश हुई और इस बात को जानकर उसे और भी ज्यादा खुशी हुई कि वह उस सुराख से उस कमरे की खिड़की को देख सकती थी जिसमें दयादेई और वह सोया करती थी। रात आने तक वक्त बहुत बड़ा मालूम पड़ा, लेकिन आखिर को शाम का अंधेरा शुरू हुआ और तोता, बड़े मियाँ उल्लू और दोनों काऊ को खंडहर के चारों तरफ खबरदारी रखने का हुक्म देकर दयादेई के लेने को, जो कि अपनी माँ के साथ बाद में टीले पर खड़ी हुई थी, उड़कर उनके पास पहुंचा। तब दयादेई से उसकी माँ ने कहा, मैं तेरे लिए यहीं ठहरी रहूंगी, तोते को अभी मेरे पास भेज दीजो। जब तेरे लौटने का वक्त होगा मैं उसे तेरे बुलाने को भेज दूंगी। दयादेई अब उस सिद्धि से बाग के पार उतर गई और मीनार के नीचे जा पहुंची। तोते के इशारे पर रेशमी सिद्धि तले गिरा दी गई और दयादेई उस पर चढ़ के ऊपर पहुंच गई। सब तरह की खाने की चीजें एक टोकरी में लिए हुए थी। दोनों लड़कियां एक दूसरे से गले लिपट के खूब मिली। बाद थोड़ी देर के टोकरी खोली गई और दोनों ने खूब खाने को खाया। उन्हें भूख भी खूब लग रही थी, क्योंकि एक दूसरे से मिलने की खुशी में एक ने भी शाम का खाना नहीं खाया था। तोता कोतवाल की बीबी के पास उड़ गया और राजा की लड़की ने दयादेई को दीवार का सुराख दिखाया और उससे अपने सोने के कमरे की खिड़की पर अक्सर पाने के लिए कहा, ताकि वह उसे देख सके और उसकी तरफ इशारे कर सके। इतने में तोता वापस आया और बोला कि अब चलने का वक्त है। दयादेई राजा की लड़की के बहुत से बोसे लेकर अपनी माँ के पास लौट आई। खराज जो उस शहर से मांगा गया था इतना ज्यादा था कि उसके वसूल होने में बहुत रोज लग गए, क्योंकि बहुत लोगों ने अपनी कीमती चीजें छिपाने की कोशिश की और राजा के अफसरों को तमाम मकानों की तलाशी में बहुत वक्त लगा। यह सब वक्त राजा की लड़की ने मीनार के ऊपर उस छोटी कोठरी ही में अपनी तीनों चिड़ियाओं के साथ गुजारा। वह अक्सर कौओं के जरिए से बातों और संदेशे के रुक के दयादेई के पास भेजा करती थी और दयादेई अपने सोने के कमरे की खिड़की में आ बैठा करती थी, जहाँ की राजा की लड़की
उसे अपनी कोठरी की दीवार के छेद से देख सके और उसमें से अपने हाथ बाहर निकालकर उंगलियों के इशारे से बात कर सके। वह हाथों को इतना बाहर नहीं निकालती थी कि कोई गैर शख्स देख सके, और मीनार पर एक घनी बेल छाई हुई थी जिसके सबब से दयादेई की खिड़की के सिवा और कहीं से वह सुराग नहीं देख सकता था। तीनों चिड़िया उसके लिए कि दयादेई पास से खाने की चीज लाने में भी बहुत कुछ लगी रहती थी। क्यों दयादेई 2-3 दिन तक उसके पास फिर नहीं जाने पाई थी, क्योंकि जल्दी जल्दी जाने से डर था कि कोई जान जाएगा। अब की बार वह वहां कुछ रात गुजर जाने पर गई, क्योंकि चांद रोशन हो रहा था। उसके छिप जाने तक उसे रुका रहना पड़ा और वहां उनको बातें करते करते करीब करीब सवेरा हो गया। तब दयादेई गई। उस वक्त राजा की लड़की को इतनी नींद आ रही थी कि वह दयादेई के उत्तर जाने के बाद रेशम की सिद्धि को ऊपर खींच लेना भूल गई। सुबह को तोता उससे पहले जाग गया और कौ को कश्मीर की फौज की खबरें लाने के लिए भेजकर आप कोतवाल के घर को लड़की के वास्ते खाना लाने के लिए उड़ गया। तोते को गए बहुत देर नहीं हुई थी कि राजा की लड़की को आंख किसी के हंसने की आवाज से खुल गई। यह आवाज उसके नजदीक ही सुनाई दी और बेचारी के होश उड़ गए जब उसने एक काली सूरत को जीने से निकलकर अपनी तरफ आते हुए देखा। लेकिन वह उस सूरत से खूब वाकिफ थी, क्योंकि वह उसी लौंडी की थी जिसने उसका जिक्र कोतवाल के मकान की तलाशी के वक्त उसे पकड़वाने की गरज से राजा के अफसरों से किया था। वह लौंडी उसकी हमेशा दुश्मन रही थी। वह उससे तनूज के साथ कहने लगी, हाय हाय तोते वाली, मैंने आज तुझे पकड़ लिया। मैं अब तुझे जल्द उन लोगों को सपुर्द कर दूंगी जो तुझे पाकर खुश होंगे और मुझे इनाम देंगे। और फुर्ती से अंदर आकर राजा की लड़की को पकड़ लिया और उसकी चद्दर फाड़ के उसके 2 टुकड़े कर उनसे उसके हाथ पैर बांध दिए, और यह कहती हुई कि मुझे यकीन है तू मेरे लौट आने तक यहाँ से भाग न सकेगी। डोरी की सिद्धि के रास्ते नीचे उतर गई और जोर से उसे झटका दिया कि वह कील समेत नीचे जा पड़ी। उसको झटपट समेटकर और साथ लेकर वह बज्जात लौंडी वहां से बड़ी फुर्ती के साथ दौड़ती हुई चली गई। राजा की लड़की को उसी तरह बंधी हुई पड़ी छोड़ गई। अगर उसके हाथ बंधे हुए न भी होते तो भी अब वह वहां से कहीं नहीं जा सकती थी। लौंडी ने राजा की लड़की को वहां इस तरह पाया था। वह उस मकान से कि जिसमें पकड़े हुए लौंडी गुलाम रखे गए थे, किसी तरकीब से उसी रात को भाग आई थी और मंदिर के खंडहरों में छुपने को जगह ढूंढ रही थी। ढूंढते में उसे मीनार से लटकती हुई वह रेशमी रस्सी की सिद्धि दिखाई दी। उस पर वह चढ़ गई, यह देखने को कि वह ऊपर कहाँ लगी हुई है। और जब उसने राजा की लड़की को वहां सोता देखा तो फौरन उसके जी में आया कि उसे राजा के अफसरों के हवाले कर दे, क्योंकि अलावा इसके कि वह उसले जलती थी, वह यह भी जानती थी कि भागे हुए लौंडी गुलामों के पकड़ लाने वालों और पता बताने वालों को इनाम मिलता है। और उसे यकीन था कि राजा को लड़की के मानिंद उम्दा लौंडी को पकड़वाने के इनाम में वह सिर्फ भाग आने के लिए मुआफ ही नहीं कर दी जाएगी, बल्कि कैद से छोड़ भी दी जाएगी। वह लौंडिया बराबर दौड़ती ही गई जब तक कि उस मकान में न पहुंची जहां की उसके साथ के लौंडी गुलाम बंद थे, और वहां पहुंचकर दरबान से कहा कि उसे गुलामों के दारोगा के पास ले चले। जब वह दारोगा के पास पहुंची, दारोगा उससे बहुत नाराज हुआ और भाग जाने के कसूर पर सजा देने को धमकाने लगा। लेकिन वह बीच ही में बोल उठी कि आप मुझे क्या इनाम देंगे अगर मैं आपको 1000 अशरफी की कीमत की छिपी हुई लौंडी का पता बता दूं। उसने कहा, अगर तू ऐसा कर सकती है तो तू छोड़ दी जाएगी और 10 अशरफी इनाम पाएगी, लेकिन अगर तूने मुझे धोखा दिया तो तेरे पैर के तलवों पर इतने चाबुक पड़ेंगे कि तू चलने और खड़ी होने के काम की न रहेगी। वह बोली, मंजूर, लेकिन देर न कीजिए, मेरे साथ चलिए और अपने साथ एक सिद्धि, इतनी लंबी जितनी कि यह रस्सी की सिद्धि है, लेते चलिए। मैं आपके हवाले उस लौंडी को कर दूंगी जिसे कोतवाल इतना चाहता है और जो 1000 अशरफी से कम दाम की नहीं है। दारोगा ने फौरन 2-3 सिपाही मैं एक सिद्धि के लौंडी के साथ किए और वह उन्हें मीनार की जड़ पर ले गई। उस पर सिद्धि लगाई गई और एक सिपाही ऊपर चढ़ गया, लेकिन कोठरी को उसने खाली पाया। राजा की लड़की का वहां नामो निशान भी न था, सिर्फ कुछ असबाब था जो कि दयादेई ने उसके आराम के लिए पहुंचा दिया था, और कुछ कपड़े की धज्जियां पड़ी हुई थी जो कई जगह खून से सनी थी। ये चीज वह आदमी नीचे ले आया और खंडहारों में लड़की को हर जगह तलाश कर नाकामयाब हो। वह लोग दारोगा के पास वापस गए। दारोगा निहायत गुस्सा हुआ और लौंडी को उसे धोखा देने के वास्ते उसके पैर के तलवों पर कोड़ों की मार लगाने का हुक्म दिया। लेकिन वह जोर से कहने लगो कि मैंने धियाखा नहीं दिया है, अगर कोतवाल के घर की तलाशी फिर ली जाएगी
तो तोते वाली लौंडी वहां जरूर मिलेगी, क्योंकि इतने थोड़े वक्त में वह दूर नहीं भाग सकती। जरूर उसी के यहाँ फिर आ गई होगी, चाहे जिस तरह से वह खंडहर से निकल गई हो। जिस वक्त की यह सब हो रहा था, राजा खुद वहां आ पहुंचा। वह अपनी आंखों से देखना चाहता था कि कितने लौंडी गुलाम इकट्ठे किए जा चुके हैं। जब उसने पूछा कि क्या माजरा है, तो दारोगा ने सब किस्सा सुना दिया। राजा ने जब यह सुना कि कोतवाल की लौंडी छुपा दी गई थी, तो बहुत नाराज हुआ और सख्त हुक्म दिया कि जब तक वह लौंडी न मिले, कोतवाल की लड़की दयादेई उसके बजाय पकड़ ली जाए। और कई सिपाहियों के साथ एक अफसर को फौरन राजा की लड़की को तलाश करने के लिए रवाना किया और ताकीद कर दी कि अगर वह न मिले तो दयादेई को पकड़ लावे। हुक्म के मुताबिक वह उसी वक्त कोतवाल के मकान पर गए और उसकी और बाग की खूब अच्छी तरह तलाशी ली, लेकिन राजा की लड़की वहां न मिली। दयादेई और उसकी माँ को बड़ा खौफ पैदा हुआ कि कहीं राजा की लड़की का मीनार के अंदर छिपा हुआ होना उन्हें मालूम न हो जावे। लेकिन उनको जल्द मालूम हो गया कि मीनार की तलाशी तो पहले ही हो चुकी थी और वहां वह नहीं मिली थी। इस बात को जानकर उनका खौफ कुछ कम हुआ, लेकिन जब उन्होंने लोहू में सने उसकी चादर के टुकड़े सिपाही के पास देखे, उनकी फिक्र की उस बेचारी पर न जाने क्या नई आफत पड़ी होगी और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन जब उनसे अफसर ने कहा कि राजा ने दयादेई को पकड़ ले जाने का हुक्म दिया है, उनके दिल की हालत क्या हुई होगी कहा नहीं जा सकता। और बावजूद दोनों माँ बेटियों के रोने चिल्लाने और मिन्नत करने की दयादेई को वह लौंडी बनाकर ले गए। जब वह लौंडी खाने के आंगन में होकर अपनी कोठरी में पहुंचाई जा रही थी, उसने वहां उस काली लौंडी को देखा जो उससे कीना रखती थी। दो सिपाही उसे उसकी बदजाती की सजा देने के लिए लिए जाते थे। हालांकि दारोगा ने वह सजा बेइंसाफी से दी थी। राजा की लड़की मीनार में, जहां की काली लौंडी उसके हाथ पैर बांधकर उसे पड़ा छोड़ गई थी। सिपाही का जो न मिली, उसका किस्सा यूं है। जिस वक्त वह बेबसी की हालत में कोठरी के अंदर पड़ी हुई थी, उसे उस सुराख में, जिसमें से कि वह दयादेई की खिड़की को देखा करती थी, दो आंखें चमकती हुई दिखाई दी। पहले तो वह डर गई, लेकिन पीछे से वह फौरन समझ गई कि दीवार पर बाहर जो बेल लिपटी हुई थी, उसकी एक शाख पर बैठा हुआ वह उल्लू, जो कि मीनार की चोटी पर निगाहबानी के लिए मुकर्रर था, सुराख से भीतर को देख रहा है। उसे उस वक्त अपनी तिलिस्माती अंगूठी की याद आई और जिस हाथ की उंगली में वह उसको पहने हुए थी, वह हाथ किसी तरह उल्लू की तरफ करके अंगूठी को उसकी नजर के सामने कर दिया और उससे कहने लगी, ए उल्लू, इस अंगूठी के लिहाज से इस वक्त मेरो मदद कर। उल्लू ने जैसे ही अंगूठी को देखा और उसकी बात को सुना, वह लड़की की खिदमत में अंदर हाजिर हुआ और बोला, क्या हुक्म है? लड़की ने कहा, मेरे हाथों और पैरों को खोल दे, अगर खोल सके तो। उल्लू कपड़े के बंधनों को, जिनसे कि वह जकड़ी हुई थी, खोल नहीं सकता था, लेकिन उसने अपनी नुकीली चोंच और पैने पंजों से उन्हें फाड़ डाला। उसके ऐसा करने से मजबूरन लड़की को कुछ चकम आ गई, जिससे उसकी चादर के टुकड़ों पर खून के दाग पड़ गए, जिनको कि उस सिपाही ने देखा था जो मीनार पर लड़की को पकड़ने के लिए चढ़ा था। जैसे ही उसके बंधन अलग हुए, वह मीनार से उतर जाने का कोई वसीला ढूंढने लगी, लेकिन कुछ नजर न आया। सिद्धि को तो लौंडी ले ही गई थी, क्या वह वहां से नीचे जमीन पर कूद सकती थी? नहीं, मीनार बहुत ऊंची थी, कूदना अपनी जान को मौत के हवाले करना था। वह यकायक उल्लू की तरफ मुखातिब होकर पुकारने लगी, ए उल्लू, क्या तू मुझे किसी तरकीब से यहाँ से नीचे पहुंचा सकता है, पेशतर इसके कि मेरे दुश्मन फिर यहाँ आ सके। वह उल्लू बड़ी जात का था, जो करीब करीब उकाब या गीध के कद की होती है, मगर वह इतना मजबूत न था कि उस लड़की के बोझ को अधर में संभाल सके, वरना वह उसे अपनी पीठ पर सवार करा के अकेला ही नीचे उतार देता। इसलिए वह बोला, ऐ प्यारी लड़की, जरा ठहर जा, मैं अपनी बीबी को बुला लाऊं, जो कि इसी खंडहर में रात के जागने की थकावट दूर करने को इस वक्त सो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं और वह दोनों मिलकर तुझको अपने दैनों के सहारे आसानी से नीचे पहुंचा देंगे। यूं कहकर वह छज्जे पर जा बैठा और वहां से ऐसे जोर से चीखा कि तमाम खंडहर गूंज उठा और थोड़ी ही देर में एक मोटी ताजी उल्लन परों को फटफटाती हुई छज्जे पर आन पहुंची और कहने लगी, क्या मामला है ए शौहर, जो आपने मुंह को इस वक्त दिन में जगाया है? उल्लू ने जवाब में अपनी चोंच से उस अंगूठी की तरफ इशारा किया जो राजा की बेटी अपनी उंगली में पहने हुए थी। लड़की भी उस वक्त छज्जे पर आ गई थी। वह उससे बोला, अब वक्त खाना न चाहिए, एक हाथ से मेरी और दूसरे हाथ से मेरी बीबी की टांगे पकड़ ले, फिर फुर्ती से उस घने पत्तों वाली झाड़ी पर
जो मीनार की जड़ के नजदीक दिखाई देती है, कूद पड़, हमारे डैनों के सबब से तू झोर से गिरने न पावेगी। राजा की लड़की ने फौरन वैसा ही किया। उल्लू और गुल्लन की टांगों को झोर से थामकर छज्जे से झट कूद पड़ी और परों की बड़ी फटफटाहट के साथ झाड़ी की मुलायम शाखों पर बगैर जरा भी चोट लगे जा पड़ी। वहां पर उसने उनकी टांगे छोड़ दी और झाड़ी की टहनियों और शाखों को पकड़ती हुई नीचे जमीन पर उतर गई और वहां चारों तरफ देखने लगी कि किस तरफ को जाना बेहतर होगा कि दुश्मन उसका पीछा न कर सके। उसी वक्त उसे वह सिपाही जो उसे पकड़ने को खंडहर की तरफ आ रहे थे दिखाई दिए, लेकिन उसकी खुशनसीबी थी कि वह उसे देख न पाए और जिधर से वह आ रहे थे उसकी दूसरी तरफ वह फौरन निकल गई और उनकी नजरों से बचती हुई बड़े जोर से एक छोटी सी गली की मोड़ की तरफ जो उसे वहां से दिखाई दे रही थी बेतहाशा दौड़ी। उस गली के दोनों तरफ बागों की चार दीवारियां थीं। उस तंग गली में वह थोड़ी ही दूर आई थी कि बानी तरफ की दीवार में एक दरवाजे के पास जब पहुंची, दरवाजा किसी ने आहिस्ता और होशियारी से खोला। उस वक्त वह एक अंजीर के पेड़ की आड़ में छिप गई जो कि दीवार में उगा हुआ था। उसने देखा कि एक लौंडी उस दरवाजे से निकलकर और चारों तरफ ऊपर नीचे देखकर फुर्ती से गली के सिरे की तरफ चली गई। जैसे ही वह नजर से गायब हुई, राजा की लड़की पेड़ की आड़ से बाहर निकल आई और दरवाजे के पास पहुंचकर उसने देखा कि वह पूरी तरह बंद नहीं है। उसने किवाड़ आहिस्ता से खोल लिए और भीतर को झांका तो देखा कि वहां एक बड़ा सा बाग है जिसमें घने पेड़ लगे हुए हैं और वहां कोई शख्स नहीं है। उसने सोचा कि इस वक्त यहाँ छिप जाना बनिस्बत उस गली में जाने के बेहतर होगा, क्योंकि क्या मालूम गली कहाँ को गई है। बस वह बाग के भीतर घुस गई और दरवाजे को वैसा ही अध खुला छोड़कर सबसे नजदीक के पेड़ों की कूंज में छिपने को लपकी। वहां पहुंची ही थी कि उसको उस दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनाई दी और उस तरफ को झांकने से मालूम हुआ कि वही लौंडी बाहर से वापस आकर उसको बंद कर रही है और फिर मकान की तरफ कि जिसकी छत बाग के दूसरे सिरे पर दिखाई दे रही थी जा रही है। उसने देखा कि यहाँ कोई खतरा नहीं है, लेकिन तो भी वह एक सर्फ के पेड़ पर चढ़ गई जिसकी घनी डालियों में उसे कोई नहीं देख सकता था और रात होने तक वहीं छिपी रहने का इरादा कर लिया और मन में कहने लगी कि रात होने पर मैं कोतवाल के घर चली जाऊंगी। उसकी मेहरबान बीवी और दयादेही मुझको जरूर अपनी पनाह में ले लेंगी, अगर ले सकेंगी तो। सिवा उनके यहाँ के मैं और कहाँ जा सकती हूँ। दिन बहुत बड़ा मालूम पड़ा और मुश्किल से कटा। आखिर को रात आई, मगर राजा की लड़की का आधी रात से पेशतर वहां से जाने का हियाब नहीं पड़ा। उसने ख्याल किया कि रात ज्यादा गुजर जाने पर कोतवाल के घर के रास्ते में किसी से भेंट होने का कम डर होगा, इसलिए आधी रात के बाद वह दरख्त से उतरी और बाग का दरवाजा खोलकर जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते खंडहर के पास की खुली जगह में पहुंच गई। वहां से अंधेरे में टटोलती हुई कोतवाल के बाग की चार दीवारी की तरफ चली और चाहती थी कि किसी तरकीब के दीवार को लांघ जावे और बगैर आहट के कोतवाल के मकान के अंदर पहुंच जावे कि उसे उसके पुराने दोस्त उल्लू उल्लन पंख फटफटाते उसके सिर के ऊपर सितारों को कमजोर रोशनी में दिखाई दिए। उसने उनको पुकारा और पूछा कि कहीं उन्होंने उसका तोता या दोनों कौवे तो नहीं देखे हैं। उल्लू दीवार पर बैठकर बोला, हाँ, वह तीनों इसी खंडहर में बसेरा कर रहे हैं और दिन भर चारों तरफ तेरी तलाश में उड़ते फिरे थे। लड़की ने मिन्नत की, ओह, मुझे उनके पास ले चलो। उल्लू तुरंत खंडहर के अंदर उड़ गया और तोते को अपने पीछे पंख फटफटाते हुए साथ लेकर फौरन फिर हाजिर हुआ। तोता बड़े जोश के साथ चीख मारकर राजा की लड़की की गोद में उड़कर जा बैठा और बोला, ए मेरी प्यारी बच्ची, क्या सचमुच तू मुझको फिर मिल गई? मैंने तो समझ गया था कि तू किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है और अब न मिलेगी। लड़की ने उसको सारा किस्सा सुना दिया कि वह खंडहर से किस तरह भाग गई थी और कहा कि अब मैं कोतवाल के बाग के अंदर पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ, मगर तोते ने उसे रोक दिया और बतला दिया कि बजाय उसके वह लोग दयादेही को पकड़ ले गए हैं। यह सुनकर राजा की लड़की को बहुत अफसोस और फिक्र हुआ और कहने लगी कि मैं दयादेही के बचाने के लिए अभी अपने कई अफसरों के हवाले कर दूंगी और अपना इरादा पूरा करने को फौरन वहां से चल दी, क्योंकि वह इस बात का ख्याल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि दयादेही और दयादेही की मां की इस मुसीबत का बाइस वही थी। मगर तोते ने उससे कहा, अच्छा मेरी प्यारी, अगर तू इस तरह अपने को झाया करने पर आमादा है तो मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, मगर मुझे कौ से कह आने दे कि वह दोनों इसी खंडहर के आसपास रहे ताकि अगर जरूरत पड़े तो मिल सके। कौ को इस तरह हिदायत करके
तोता लड़की के लबादे के अंदर आ दबका और वह उसी वक्त वहां से चल दी और नजदीक की गली के रास्ते सीधी कोतवाल के मकान के दरवाजे पर पहुंची और जोर से ओले खटखटाने लगी। कुछ देर बाद एक बुढ़िया लौंडी ने खिड़की से अपना सिर निकालकर पूछा, कौन है? मैं हूं चांदनी, मुझे भीतर आने दो। यह जवाब पाकर लौंडी ने दरवाजा खोल दिया और राजा की लड़की के कहने से उसे जनाने कमरे में ले गई। वह लौंडी दयादेई की दाई थी। राजा की लड़की को देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगी और दयादेई पर जो मुसीबत गुजरी थी सुनाने लगी। लेकिन राजा की लड़की ने कहा कि मुझको सब मालूम है, लेकिन मेरे सबब से वह इस विपत को न भोगने पावेगी। मैं अपने को पकड़वाने के लिए आई हो और कहा कि मुझे दयादेई की माँ के पास ले चल। जब उसके पास पहुंची, उसके सीने से लिपट गई और बोली कि मैं अपने को पकड़वाने और दयादेई को छुड़वाने के लिए आई हूं। कोतवाल की बीबी उसके बोसे लेने लगी और उसे गले से लगा के रोने लगी, लेकिन उसने राजा की लड़की को अपने इरादे से रोका नहीं, क्योंकि दूसरी कोई सूरत उसकी लड़की की रिहाई पाने की न थी। लेकिन उस वक्त राजा की लड़की कि जिसे दिन भर कुछ खाने को नहीं मिला था और जो कि मेहनत और तकलीफ उठाने के बाइस निहायत थक गई थी, फर्श पर गंज में आकर गिर पड़ी। कोतवाल की बीबी ने उसे चारपाई पर लिटा दिया और जब वह होश में आई, उसने थोड़ा खाने को मांगा, जो कि उसको दिया गया। उसके बाद वह सो गई और सुबह को खूब दिन निकल आने पर उठी। खाने के बाद कोतवाल की बीबी उसे अपने शौहर के पास ले गई और उससे उसके ऊंचे इरादे का बयान किया, जिसकी कि कोतवाल ने बड़ी तारीफ की। तब उसकी बीबी से बहुत रंज और अफसोस के साथ रुखसत होकर राजा की लड़की कोतवाल के हमराह गुलामों के कैदखाने को रवाना हुई। वहां वह दोनों फौरन गुलामों के दारोगा के पास पहुंचाए गए और कोतवाल उससे अपने आने की गरज बयान करने लगा। लेकिन उसी वक्त राजा का वजीर, जो गुलामों का मुआयना करने को आया था, वहां आ पहुंचा और दारोगा ने कोतवाल से कहा कि जो कुछ अर्ज करना हो वजीर से करो। वजीर उसका काई दोस्त न था। उसने जब सब हाल सुन लिया, कहा कि दयादेई को छोड़ देना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि खराज इकट्ठा करने में इतनी मुश्किल पड़ रही है कि राजा ने हुक्म दिया है कि लौंडी और गुलाम बनाने लायक जो कोई लड़कियां और लड़के मिले सबको पकड़ लेना चाहिए। इसलिए दयादेई और यह लड़की दोनों को लौंडियों में शामिल होना पड़ेगा। कोतवाल ने बहुत मिन्नत की और धमकियां भी दी और गम और गुस्से में अपनी दाढ़ी नोच डाली, लेकिन वजीर पर कुछ असर न हुआ। तब कोतवाल वहां से सीधा राजा के महलों को गया और फरियाद की कि उसकी बेटी को वजीर ने लौंडियों में दाखिल कर दिया है। लेकिन राजा ने जवाब दिया कि क्या किया जाए, कुछ बस नहीं है। खिराज के वास्ते काफी रुपया इकट्ठा करना जरूरी है और वह लौंडी और गुलामों के जरिए ही से हो सकता है। दोनों लड़कियों को इस मुसीबत में सिर्फ यह एक तसल्ली का बाइस था कि दोनों एक ही कोठरी में रखी गई थी। कोठरी बहुत छोटी थी और उसमें सिर्फ एक खिड़की थी जिसमें होकर तोता आ जा सकता था। इस खिड़की से तोता शहर की खबरें दरियाफ्त करने को गया और दयादेई की एक चिट्ठी उसको माँ के पास ले गया। जब वह शहर से लौटा तो राजा की लड़की से उसने कहा कि दयादेई के छुड़ाने के वास्ते कोतवाल काफी रुपया इकट्ठा न कर सका और 1-2 दिन में सारे लौंडी गुलाम कश्मीरी लश्कर में भेज दिए जाएंगे और वहां से उन्हें दुश्मन की फौज के साथ फौरन कश्मीर को रवाना होना होगा। इसलिए राजा की लड़की को कश्मीर की खूंखार रानी के पंजे में फिर फंसने का खौफ है। मगर तोता बोला, मुसीबत से छुटकारा पाने की एक सूरत है या उम्मीद है, मुझे अपनी अंगूठी दे दे, मैं उसे लेकर कौ को तेरे नाना के पास भेजता हूँ। वह उससे सब हाल कह देंगे और वह बड़ा अक्लमंद है, अगर कुछ हो सकेगा तो जरूर करेगा, लेकिन बगैर तिलिस्माती अंगूठी के वह कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके जरिए से वह आसमान के तमाम परिंदों पर हुक्म चला सकता है। राजा की लड़की ने अंगूठी तोते को दी। उसे लेकर वह खंडहर में पहुंचा और वहां दोनों कुओं को बुलाकर अंगूठी एक की सुपुर्द की और हुक्म दिया कि वह उसे लेकर जितनी जल्दी हो सके गंगोत्री के नजदीक उस बुढ़े योगी के पास जावे और उसको देकर उससे सारा हाल बयान करे। दूसरे कौवे से उसने कहा कि वह अभी खंडहर ही में रहे और जब फौज लाहौर से रवाना हो उसके साथ साथ उड़े। दोनों कौओं को हुक्म देने के बाद तोता राजा की लड़की के पास वापस आया। दूसरे रोज सुबह को सब लौंडी गुलाम कश्मीरी लश्कर को भेज दिए गए और वहां पर सिपह सालार के सपुर्द कर दिए गए और फौज का फौरन कूच हो गया। वह दोनों लड़कियां एक बांसों की खुली डोली में साथ बैठाई गई। तोता उनके साथ रहा, लेकिन अंगूठी के न होने से राजा की लड़की से अब वह बात नहीं कर सकता था और इसका दोनों का बड़ा अफसोस था। इस तरह वह कई दिनों तक सफर करते रहे और आखिर को कश्मीर से एक रोज के रास्ते पर पहुंचे। यहाँ फौज ठहर गई
और रानी मई अपने तमाम दरबारियों के अपनी फतहयाब फौज को लेने के लिए और यह देखने के लिए कि लूट में क्या क्या माल आया है, आई। फौज बड़ी सज धज के साथ खड़ी की गई और रुपए, अशरफिया, सोने चांदी के जेवर, जवाहिरात, कीमती रेशमी कपड़े, शाल दुशाले, खूबसूरत घोड़े और लौंडी गुलाम जो लूट में आए थे सिपह सलार के खेमे के सामने नुमाइश के वास्ते बड़े ठाट बाट से सजाए गए। ये नुमाइश बड़ी शानदार थी। रानी एक हाथी पर, जिस पर बेशकीमती सुनहली झूल पड़ी हुई थी, एक सोने के हौदे में बैठी हुई थी। उसके दरबारी और मुसाहिब उसके पीछे घोड़ों पर सवार थे। उनके पूछे पलटनों की कतारें थी। जब वह उस जगह के सामने पहुंची जहां लौंडी और गुलाम लाइन में खड़े किए गए थे, उसकी नजर राजा की लड़की पर पड़ी। उसे देखते ही वह चौंक पड़ी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। बब्बू हौदे में उसके पीछे बैठा हुआ था। उसकी तरफ मुड़कर रानी ने उसके कान में कुछ कहा और राजा की लड़की की तरफ इशारा किया। पहले तो वह हैरत में आ गया, लेकिन चंद लम्हों के बाद हाथी से उतरकर सिपह सालार के पास गया और उससे बोला कि लौंडियों में एक को रानी साहिबा ने बहुत पसंद किया है और उसे वह अपनी खिदमत में रखना चाहती है। उसे वह साथ ले जाएंगी। बाकी को लूट के असबाब के साथ बेच देना चाहिए ताकि लड़ाई का खर्च पूरा हो सके। बब्बू तब सीधा राजा को लड़की के पास गया। लड़की खौफ से कांप रही थी क्योंकि वह जान गई थी कि रानी ने उसे पहचान लिया है। बब्बू ने उसकी बाह पकड़कर उसे अपने साथियों के हवाले किया और हुक्म दिया कि उसे अपने साथ रखें। लेकिन उस वक्त एक अजब नजारा नजर आया। बहुत ऊपर आसमान में एक झुंड पहाड़ी उकाबों का, जो चील की शक्ल के होते हैं, उड़ता हुआ पा रहा था। उस झुंड के बीच में एक काली सी कोई बड़ो चीज थी। वह तेजी से उस मैदान के ऊपर आ पहुंचा जहां की फौज और रानी वगैरह थी। नजदीक आने पर देखा गया कि उन चिड़ियों के चक्कर के दरमियान एक आदमी एक किस्म की पीढ़ी पर बैठा हुआ है। पीढ़ी लंबे पतले बांसों और रस्सियों से, जिनको की उकाब अपने पंजों में पकड़े हुए हैं, लटक रही है। जो आदमी की पीढ़ी पर बैठा था बुढ़ा था और फकीर का लिबास पहने हुए था। चिड़ियों को जो हुक्म वह देता था वह उसे बिला तंबूल बजा लाने को मुस्तिद नजर आती थी। वह योगी अपनी जगह पर उकाबों के साथ अदर में कुछ देर तक मंडलाता रहा। लोग तज्जुब में डूबे हुए उसकी तरफ एकटक चुपचाप देख रहे थे कि यकायक बुलंद आवाज से वह बोल उठा, ए सिपह सालार, मेरे मुलाजिम वफादार मुरार सिंह ऊपर नजर कर और देख अपने पुराने आका को। मैं जानता हूं कि जिस वक्त और सब मुझसे सरकश और बेवफा हो गए थे और मैं अपने राज से निकाल दिया गया था, तो उस वक्त भी मेरा सच्चा वफादार था और मेरी शिकस्त उस वक्त सिर्फ तेरी गैर मौजूदगी से हुई थी। मुझको यह भी मालूम है कि मेरा राज दबा लेने वाले की मुलाजमत तैने तब तक इख्तियार नहीं की थी जब तक कि मैं कश्मीर छोड़कर योग साधन करने के लिए गंगोत्री की तरफ नहीं चला गया था। मैं चाहता हूं कि तू अपने पुराने मालिक का हुक्म मान और उसे इस बद औरत का, जो कि मेरी गद्दी को बेइज्जत कर रही है, मुकाबिला करने में मदद दे। पहले तो सिपह सलार ने उसे सिर्फ ख्याली सूरत या ख्वाबी शक्ल समझा, मगर जब उसने अपने पुराने महाराज को आवाज और सूरत से पहचान लिया, फौरन अपनी तलवार मियान से खींच ली और ऊंची आवाज से कहने लगा, सिपाहियों, हमारे पुराने महाराज आज बैकुंठ से हमारे पास वापस आए हैं। वह सिपाही जो मेरी और उनकी तरफ हो, अपने अपने हाथ उठावें। सारे सिपाह एक आवाज से छोर से कहने लगी, महाराज की जय। और हर एक सिपाही जोश में आकर अपने हथियारों को घुमाने लगा। बब्बू उस वक्त रानी के पास को दौड़ा और झटपट हाथी पर अपनी जगह में पहुंच पहलवान को हुक्म दिया कि जितना तेज हो सके शहर को चलो। पहलवान ने हाथी दौड़ाया और रानी और बब्बू भाग गए होते, लेकिन सिपह सालार ने कुछ सवारों को उनका पीछा करने का हुक्म दिया। सवार बहुत जल्द उनके पास पहुंच गए और तीरंदाजों ने पहलवान की तरफ तीर खींचकर उससे कहा कि रुक जाओ, वरना तीर तुम पर छोड़ दिए जाएंगे। पहलवान ने देखा कि भागना फजूल होगा, इसलिए हाथी को रोक दिया। उसके बाद रिसाला वहां पर आ पहुंचा और बब्बू और रानी दोनों कैद कर लिए गए। महाराज तब लौंडी गुलामों की तरफ मुखातिब होकर पूछने लगे, मेरी प्यारी दोहती कहाँ है? उसी वक्त राजा की लड़की उनके पैरों पर आकर गिर पड़ी। उन्होंने उसे उठाकर छाती से लगा लिया और बोसे लिए, फिर उसे अपने साथ हाथी पर सवार कराकर ले जाने की तैयारी की। लेकिन लड़की ने अर्ज की कि मेरी मुसीबत की सातन और दोस्त दयादेई को भी ले चलिए। बस वह भी बैठा ली गई और कश्मीर के बुढ़े महाराज अपनी फौज के साथ अपनी पुरानी राजधानी पर काबिज होने के लिए आगे बढ़े। तोता राजा की लड़की के बाजू पर बैठा हुआ शहर के लोगों की जयकार पर बड़ी खूबी के साथ सिर झुकाता जाता था।
कौवे दोनों खुशी से भरे हुए ऊपर उड़ते चलते थे। वह राजमहल के बाग में अपने पुराने बसेरे को चले गए और उकाबों का गिरोह अपनी ड्यूटी अदा करके अपने पहाड़ी मुकामों को रवाना हुआ। राजा की लड़की ने महलों में पहुंचते ही पहला काम जो किया यह था कि अपने नाना से अर्ज की कि दयादेई माँ और बाप को कि जिन्होंने उसके साथ ऐसा नेकी का सलूक किया था लाहौर से बुलवा लिया जाए। बस ये बुलवा लिए गए और उन्हें महलों के पास एक उम्दा मकान रहने के लिए दे दिया गया ताकि राजा की लड़की दयादेई से रोज मिल सके और दोनों अपना बहुत सा वक्त एक दूसरे की लोहबत में बिता सकें। अपने पुराने मददगार मेहरबान बुढ़े माहीगीर को भी वह नहीं भूली। उसने महाराज से सिफारिश करके राजघराने की कश्तियों का दारोगा बनवा दिया। लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ का काम जो राजा की लड़की ने किया यह था कि अपने नाना से कहकर उन सब लड़कियों और लड़कों को जो लांधी और गुलाम के तौर पर लाहौर से लाए गए थे फिर लाहौर को वापस भिजवा दिया। कश्मीर की रानी को कि जिसकी शरारत से उस लड़की को इतनी मुसीबतें उठानी पड़ी थी, राज के कानून से उसकी बुरी हरकतों के वास्ते फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन राजकुमारी ने इतनी सख्त सजा उसको ना होने दी। उसे सिर्फ जन्म कैद दी गई और राजधानी से बहुत दूर एक पुराने किले में आराम के साथ उसके रहने का बंदोबस्त करा दिया गया और उसका लड़का संस्कृत का इल्म हासिल करने के लिए बनारस भेज दिया गया। बब्बू की भी जान बख्श दी गई, लेकिन वह कश्मीर से निकाल दिया गया। महाराज अपनी दोहती के शादी के लायक होने तक कश्मीर में राज करते रहे। जब वह 18 बरस की हुई उसकी शादी लाहौर के राजा के बड़े लड़के से कर दी गई। जब से राजकुमारी की सिफारिश से वह लांधी गुलाम जिन्हें लाहौर से कश्मीर की रानी की फौज पकड़ लाई थी फिर लाहौर को भेज दिए गए थे, तब से लाहौर के राजा और कश्मीर के महाराज में बड़ी दोस्ती पैदा हो गई थी और लाहौर का बड़ा राजकुमार जो कभी 2 कश्मीर आकर महाराज के यहाँ रहा करता था, महाराज को बहुत पसंद आ गया था। वह हर बात में लायक था। महाराज ने उसको अपनी दोहती से शादी के काबिल हर सूरत से समझा, इसलिए उसी के साथ उस राजकुमारी को ब्याह दिया और दूसरा कोई वारिस ना होने से उसी को अपना सारा राज दे दिया। बाद इसके महाराज फिर योग साधन करने के लिए गंगोत्री को चले गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।